जिसने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा है वो टाइम स्टैम्प सा डायरेक्ट न्यू पार्ट देख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डीमन ने धरती पर हमला कर दिया हो और उनको रोकने के लिए एंजल ने ह्यूमन का साथ पैक्ट किया, लेकिन हमारे हीरो को कोई पावर नहीं मिली और उसका लोगों ने मजाक बनाया और फिर एक बार दोस्तों से धोखा मिला जिससे उसकी जान जाने वाली है। तो अब क्या होगा? वो कभी एक पावरफुल हंटर बन पाएगा? वो अपना बदला ले पाएगा? तो ये कहानी उसी की है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक अदर वर्ल्डली रेल्म से, जहां मॉन्स्ट्रस डीमंस और डिवाइन स्पिरिट्स के बीच एपिक वॉर चल रही है। लेकिन इस वॉर में डीमंस की जीत हुई। एक डिकेड पहले डीमंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक किया। उनकी ओवरवेलमिंग पावर के आगे ह्यूमैनिटी का कोई चांस नहीं था। तभी डिवाइन स्पिरिट्स कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस के सामने आए और उन्हें सेक्रेड स्टोन्स दिए। ये चोजन लोग हंटर्स बन गए जिन्हें डीमंस से लड़ने की एबिलिटी मिली। प्रेजेंट में टोक्यो से 10 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट में हंटर्स एक रैंक्ड डंजन के मैजिक गेट के सामने खड़े हैं। पार्टी के साथ एक ब्लैक हेयर्ड ब्लैक आइड लड़का माको है जो हैवी बैकपैक लेकर चल रहा है। वो अपने टीममेट्स को बताता है कि वो सप्लाईज कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीममेट्स उसे वॉनेबी हंटर कहकर इग्नोर करते हैं। माको को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो इसकी आदी हो चुका है। वो व्यूअर्स को एक्सप्लेन करता है कि सेक्रेड स्टोन किसी के हैंड में अपीयर होता है और फिर डिवाइन स्पिरिट उसके साथ पैक्ट बनाती है। 2 साल पहले मको के घर में एक ब्राइट लाइट आई और उसके हाथ पर सेक्रेड स्टोन अपीयर हुआ। वो एक्साइटेड था क्योंकि इसका मतलब था कि वो एक हंटर बन जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, डिटर्मिन्ड होकर ये सोचते हुए कि उसके साथ फिर कभी ट्रेजेडी नहीं होगी। उसे याद आया कि कैसे डीमंस ने अर्थ पर अटैक किया था और वो घर पहुंचा तो उसके पेरेंट्स मर चुके थे। इसलिए सेक्रेड स्टोन उसकी होप बन गया। एक दिन माको पार्क में सोर्ड स्विंग करने का प्रैक्टिस कर रहा था। वो खुश था कि उसने इसे 1000 बार किया। फिर उसने 20 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और वॉनेबी हंटर कहकर चिढ़ाया। वो गॉसिप कर रहे थे कि 2 साल बाद भी डिवाइन स्पिरिट नहीं आई, जिसका मतलब है कि वो स्टोन की पावर वेस्ट कर रहा है। एक स्नोवी डे पर माको को उसके हंटर पार्टी के एक मेंबर ने वॉल पर पटक दिया। वो शिकायत कर रहा था कि माको उनके लिए डेड वेट है। माको ने कहा कि वो फाइट कर सकता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग की है, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया कि डिवाइन स्पिरिट के बिना वो यूजलेस है। माको को दुख हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके टीममेट्स ने उसे एली में अकेला छोड़ दिया, होपलेस छोड़ते हुए। वो सोचने लगा कि डिवाइन स्पिरिट उसके सामने क्यों नहीं आई। वो हंटर्स और ऑर्डिनरी पीपल दोनों के बीच आउटकास्ट बन चुका था। प्रेजेंट में वापस माको की पार्टी डंजन में डीमन से लड़ रही है। लीडर हिना अपने डिवाइन स्पिरिट फ्लेम की पावर से फायर अटैक्स कर रहा है। मेडो आइस एरोज चला रही है जो उसके स्पिरिट जीरो ने दी है। कमिया लाइटनिंग सोर्ड यूज कर रहा है जो उसके स्पिरिट फॉल की देन है। टीम वर्क में उन्होंने डीमंस को आसानी से हरा दिया। तभी हिना ने देखा कि एक डीमन माको की तरफ चार्ज कर रहा है। वो उसे वॉर्न करता है, लेकिन डीमन बहुत क्लोज आ चुका है। माको ने ग्राउंड पर हाथ रखकर पिवट किया और डीमन के अटैक को डॉज कर लिया। उसने सोर्ड निकाली और डीमन पर अटैक किया, लेकिन उसका अटैक इनइफेक्टिव रहा। डीमन और एंग्री हो गया। माको को समझ आया कि सिर्फ डिवाइन स्पिरिट का अटैक ही डीमन को डैमेज दे सकता है। तभी हिना ने फायर अटैक करके डीमन को जला दिया। उसने माको से पूछा कि क्या वो ठीक है। माको ने थैंक यू कहा और हिना ने उसकी मूवमेंट्स की तारीफ की। माको ने बताया कि वो ट्रेनिंग कर रहा है ताकि जब डिवाइन स्पिरिट आए तो वो रेडी हो। हिना ने कहा कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। माको को कंफर्ट मिला और वो फिर से जर्नी पर निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसके टीममेट्स के चेहरे पर मिस्चीवस स्माइल्स थे। थोड़ी देर बाद टीम डंजन के डीपेस्ट पार्ट में पहुंची जहां बॉस का गेट था। हिना ने गेट इंस्पेक्ट किया और माको को डीमंस के बिहेवियर के बारे में बताया। माको ने पूछा कि क्या वो बॉस की रूटीन का फायदा उठाकर उसे हराना चाहते हैं। हिना ने हाँ कहा, लेकिन तभी काम्या ने माको को पीछे से पकड़ लिया और मैडो ने आइस एरो उसकी तरफ तान दी। माको शॉक्ड रह गया। हिना ने एक्सप्लेन किया कि कुछ डीमंस खाने के बाद सो जाते हैं। फिर उन्होंने माको को गेट के अंदर धकेल दिया और उसे फूड कहकर हंसने लगे। माको ने बेगिंग की, लेकिन गेट बंद हो गया। हिना ने कहा कि ये उसकी सजा है क्योंकि उसने डिवाइन स्पिरिट से पैक्ट नहीं बनाया। माको ने गेट पर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
तभी उसे पीछे से कोई प्रेजेंस महसूस हुई। वो पलटा तो बेहीमथ नामक जायंट बीस्ट को देखा। वो उसके सामने एक एंट की तरह लग रहा था। बेहीमथ ने अटैक किया, लेकिन माको बेयरली बच पाया। वो रन करने लगा, ये सोचकर कि बीस्ट अभी फुली अवेक नहीं है। तभी बेहीमथ ने अर्थक्वेक जैसी फोर्स से रोर किया और केव के रॉक्स गिरने लगे। माको का एग्जिट ब्लॉक हो गया। वो होपलेस हो गया, लेकिन तभी बेहीमथ फिर चार्ज करने लगा। माको ने खुद से कहा कि वो सरवाइव करेगा। उसे अपने पेरेंट्स की डेथ याद आई और वो चिल्लाया कि वो मरने वाला नहीं है। तभी उसके सेक्रेड स्टोन में ग्लो हुआ और डार्क एनर्जी ने उसे कवर कर लिया। एक ब्लैक फोर्स फील्ड बना जिसने बेहीमथ के अटैक को ब्लॉक कर दिया। फोर्स फील्ड के अंदर माको एक डार्क वॉइड में था। उसने सेक्रेड स्टोन को ग्लो करते देखा जिसमें ईविल ओरा थी। तभी ब्लैक फेदर्स उसके हाथ पर गिरे। उसकी आंखें वाइड हो गईं जब एक ब्लैक एंजेलिक विंग्स वाली औरत उसके सामने आई। वो उसे पैक्ट ऑफर करती है। माको कंफ्यूज्ड था, लेकिन उसे समझ आया कि ये उसकी डिवाइन स्पिरिट है। उसने हाँ कहा और उनके हैंड्स कनेक्ट हुए। पैक्ट कंप्लीट होते ही औरत सेक्रेड स्टोन में अब्सॉर्ब हो गई। माको ने अपने अंदर पावर सर्ज महसूस किया। फोर्स फील्ड गिरा और माको ने बेहीमथ की तरफ सोड उठाई। उसने अनाउंस किया कि अब उनकी टीम वर्क शुरू होगी। बेहीमथ फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन माको को लगा कि अब प्रेशर पहले से ज्यादा है। डीमन ने उसकी तरफ डैश किया, लेकिन माको जंप करके बच गया। उसने डिक्लेयर किया कि वो अब पहले जैसा नहीं है। वो अमेज्ड था कि उसने ऐसा कर लिया। उसने सोड को टाइट पकड़ा और बैटल स्टांस लिया। तभी उसे काम्या की लाइटनिंग एबिलिटी याद आई। उसे समझ आया कि अब उसे अपनी डिवाइन स्पिरिट की पावर यूज करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे नहीं पता था कि पावर एक्टिवेट कैसे करे। बेहीमथ फिर अटैक करने लगा तो वो रन करते हुए अपनी स्पिरिट से पूछा, तेरी पावर क्या है? उसने महिला की आवाज सुनी जो उसके दिमाग में थी। स्पिरिट बोली, मैं बताना भूल गई। माको ने गुस्से में कहा, अभी टाइम नहीं है यार। बेहीमथ क्लोज आ गया। माको ने लास्ट मोमेंट पर जंप किया और अटैक से बच गया। उसने फिर पूछा, क्या वो शैडो लाइक ऑरा तेरी पावर थी? स्पिरिट ने हां कहा। माको कंसंट्रेट करके डार्क एनर्जी इकट्ठा करने लगा। स्पिरिट ने उसकी तारीफ की और बताया कि उसकी पावर का नाम रिबेलियन शैडोवन है। यह शैडोज को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। माको ने अपने हैंड्स देखे। उसने फोकस किया और अपनी आंखें बंद की। उसकी हथेली पर शैडो ने शेप लेना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में एक शैडो सोर्ड बन गई। स्पिरिट ने एक्सप्लेन किया कि यह शैडो वेपन जो एबिलिटी है जो शैडोज को वेपन्स में बदल देती है। माको मुस्कुराया। उसे विश्वास हो गया कि यह वेपन बेहीमथ के लिए काफी है। उसने बेहीमथ को ललकारा, अब मैं फाइट कर सकता हूं। डीमन ने अपनी टेल से अटैक किया, लेकिन माको ने सोर्ड से उसका एक हिस्सा काट दिया। इतना बड़ा टुकड़ा गिरा कि पूरा केव हिल गया। बेहीमथ गुस्से से लाल हो गया। माको ने फिर अटैक किया, लेकिन डीमन ने डॉज कर लिया। उसने ऑब्जर्व किया कि डीमन उसके मूवमेंट समझ रहा है। फिर भी माको ने हाई जंप किया और सोर्ड स्विंग किया। बेहीमथ ने पीछे हटकर बचाव किया, लेकिन तभी माको की ब्लेड सडनली एक्सटेंड हो गई। उसने डीमन के फ्रंट लेग्स काट दिए। बेहीमथ दर्द से चिल्लाया और ग्राउंड पर गिर गया। माको को समझ आया कि शैडो किसी भी शेप में बदल सकती है। वो उस हेल्पलेस बीस्ट के ऊपर जंप करते हुए याद करने लगा कैसे लोगों ने उसे बेकार कहा, उसके ट्रेनिंग को पॉइंटलेस बताया। अब वो बेहीमथ के ऊपर था। उसने अपनी सोर्ड को जायंट वेपन में बदला और डिक्लेयर किया, मैंने अपने नाखून तेज की थे, अब वक्त आ गया है। ब्लेड ने बेहीमथ को दो हिस्सों में काट दिया। माको के हाथ कांप रहे थे। शैडो ऑरा धीरे धीरे फेड हो गई। उसके चेहरे पर वाइट ग्रिन थी। आखिरकार उसने एक डीमन को हरा दिया था। थक कर वो ग्राउंड पर बैठ गया। उसने अपने सेक्रेड स्टोन को देखा और स्पिरिट से बात करनी चाहिए। स्पिरिट, अब उसका नाम रीनो ने पता चला, स्टोन से बाहर आई। माको ने थैंक यू कहा, लेकिन रीनो ने जवाब दिया, तुमने सारा हार्डवर्क किया। माको ने कहा, तुम्हारी शैडो पावर अमेजिंग है, तुम जरूर हाई रैंकिंग डिवाइन स्पिरिट होगी। तभी रीनो ने सच उगल दिया, मैं डिवाइन स्पिरिट नहीं, मैं एक डीमन हूं। माको शॉक में साइलेंट हो गया। डीमंस ने डिवाइन स्पिरिट्स को मार दिया था और इंसानों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। इसलिए डिवाइन स्पिरिट्स ने इंसानों से पैक्ट बनाए ताकि वो डीमंस से लड़ सकें। माको फिर से रीनो से पूछता है,
तुम सच में डीमन हो? रीनो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन सिर हिलाकर मान लेती है। माको उससे और जानना चाहता है, लेकिन तभी गेट खुलता है। वो पार्टी जो उसे छोड़कर गई थी वापस अंदर आती है और उसे जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है। माको उन्हें देखकर इंस्टेंटली गुस्से में आ जाता है। तीनों हंटर्स कंफ्यूज हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हिना पीछे खड़ी रीनो को देखता है और समझ जाता है कि माको ने किसी के साथ पैक्ट कर लिया है। तीनों हंटर समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। हिना माइडो और काम्या को रिमाइंड कराता है कि अगर माको ने रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने उसे डंजन बॉस के पास फेंक दिया था तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। वो तीनों एक साथ अपने डिवाइन पावर्स एक्टिवेट कर देते हैं। माको समझ जाता है कि अब वो उसे मारने की कोशिश करेंगे। माको रीनो की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? रीनो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन फिर धीरे से कहती है, मेरा नाम रीनो है। माको अपनी शैडो सोर्ड रीमेटेरियलाइज करता है और कहता है, रीनो, मुझे फिर से अपनी पावर दो। रीनो को शौक लगता है कि माको अभी भी उसे अपनाना चाहता है। उधर तीनों हंटर्स, जिनके पास अपने अपने डेंजरस डिवाइन पावर्स हैं, सोचते हैं कि माको अभी अभी जागा है तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। तभी हिना की डिवाइन स्पिरिट फ्लेम बोलती है, रुको। हिना पूछता है, क्या हुआ? फ्लेम उसे बताता है कि वो औरत जो माको के साथ है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी ताकतवर कि डिवाइन स्पिरिट्स भी उसे समझ नहीं पा रहे। माइडो और काम्या की स्पिरिट्स भी आकर उन्हें वार्न करती हैं, तुम्हारा दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। फ्लेम कहता है, हमें नहीं पता वो औरत कौन है, लेकिन उसकी पावर टॉप क्लास डिवाइन स्पिरिट जैसी लग रही है। तीनों हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं। माको भी रीनो की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये सच है? माको अपने मन में सोचता है कि डिवाइन स्पिरिट्स की रैंकिंग्स अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं और बहुत ही कम स्पिरिट्स होती हैं जो टॉप क्लास तक पहुंचती हैं। वो रीनो से पूछता है, तुम सच में कौन हो? रीनो जवाब देती है, अभी हमारे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, हमारे सामने दुश्मन खड़े हैं। हिना आगे बढ़ता है। उसकी फायर पावर अभी भी एक्टिवेट है और वो चिल्लाता है, एक वीक इंसान जैसे माको से मैं कभी नहीं हार सकता। माइडो और काम्या इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वो हेजिटेट करते हैं। हिना उन्हें डरपोक कहकर चिढ़ाता है और खुद ही माको की तरफ डैश करता है। वो माको के बस कुछ इंचेस दूर है, उसकी फ्लेमिंग फिस्ट से पंच करने ही वाला होता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। पर माको एकदम शांत है। वो बिना किसी एफर्ट के उसका पंच डॉज कर लेता है। हिना रुकता नहीं, वो लगातार पंचेस करता है, लेकिन माको हर एक को आराम से डॉज कर रहा है। हिना का हाथ माको के चेहरे के पास आता है और वो फ्लेम एक्टिवेट करता है। फ्लेम एकदम से बड़ा हो जाता है ताकि माको को जला दे। तभी एक तेज ब्लेड की आवाज आती है। माको अपनी सोर्ड से फ्लेम को काट देता है। हिना और उसके साथी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। माको थोड़ा हंसते हुए पूछता है, क्या तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे? ये सुनकर हिना और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तू तो बस एक लकी वीकलिंग है जिसे बस एक पावरफुल स्पिरिट मिल गई। माको इंसल्टेड महसूस करता है। वो जवाब देता है, मैंने तुमसे जल्दी पैक्ट बनाया और मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी जर्नी को कभी लक मत बोलना। हिना अब पूरी तरह से गुस्से में है। उसके चारों ओर फ्लेम ऑरोरा और इंटेंस हो जाता है। वो चिल्लाता है, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो माइडो और काम्या को कहता है, अगर तुम लोग नहीं लड़े तो माँ को हमें रिपोर्ट कर देगा। अब माइडो और काम्या भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। तीनों अपनी एनर्जी एक साथ गैदर करते हैं और एक एक करके अपनी फिनिशिंग मूव्स के लिए चार्ज करते हैं। तीनों की एनर्जी अटैक्स एक साथ माको की तरफ आती है। अटैक माको के बेहद करीब पहुंच जाता है, फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तीनों हंसते हैं। उन्हें लगता है कि माको अब खत्म हो गया। जैसे जैसे स्मोक हटता है, एक सिलुएट दिखता है। वो माको है, जिंदा और पूरी तरह से अनहार्म्ड। तीनों के चेहरों पर शॉक है। माको बोलता है, मैंने तुम तीनों के अटैक्स को काट दिया। वैसे भी बॉस के अटैक्स इससे ज्यादा तेज थे। वो धीरे धीरे उनके करीब आता है। अब उसका प्रेजेंस ही इंटिमिडेटिंग लग रहा है। हिना डरने लगता है। फिर भी वो अपने हाथ में फिर से फ्लेम इग्नाइट करता है और लगातार फायरबॉल्स फेंकता है। वो चिल्लाता है, तू अभी भी एक पैथेटिक वॉनबी हंटर ही है। माको रेडी होता है। वो हर एक फायरबॉल को काटता जाता है। हिना और माको आमने सामने खड़े हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हैं।
हिना पूछता है, तू असल में है कौन? माको अपनी शैडो वेपन गायब कर देता है। अब वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करता है। वो हिना को सीधे पेट में पंच करता है। उसकी ताकत इतनी होती है कि हिना हवा में उड़ता है। माको कहता है, मैं एक हंटर हूं। हिना की बॉडी जमीन पर गिरती है, माइडो और कामिया के पास। वो दोनों देखते हैं कि हिना बेहोश है और कांप रहा है। माको उन्हें कहता है, अपने लीडर को उठाओ और यहां से चले जाओ। उसकी आंखों में डराने वाली सीरियसनेस है। और मेरी बात किसी से मत कहना। माइडो और कामिया डर के मारे जल्दी जल्दी हिना को उठाते हैं और भाग जाते हैं। माको का सीक्रेट स्टोन ग्लो करता है। रीनो स्टोन से बाहर आती है और उसे कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसने अपने दुश्मनों पर दया दिखाई। माको उस डार्क एंजल को थैंक करता है कि वो उसके साथ लड़ी। रीनो मुस्कुराती है। माको फिर उससे एक सवाल करता है, तुमने कहा था तुम डीमन हो, डिवाइन स्पिरिट नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रीनो थोड़ी चुप हो जाती है। वो अपने हाथ को पकड़ती है और धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। रेनो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मैं कभी डिवाइन स्पिरिट हुआ करती थी, एंजल रेस की। माँ को सुनकर हैरान रह जाता है। वो सोच नहीं सकता था कि कोई एंजल डीमन बन सकता है। रीनो आगे बताती है, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ और मैं डीमन में बदल गई। माँ को ये बात अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि एंजल्स डिवाइन स्पिरिट्स की सबसे हाई रैंकिंग रेस होती हैं, मगर उसने कभी नहीं सुना कि उनमें से कोई डीमन बन गया हो। रीनो कहती है, मैंने तुमसे पैक्ट इसलिए कर पाई क्योंकि मैं पहले डिवाइन स्पिरिट थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी सेक्रेड स्टोन तुम्हें कैसे मिली। अब माको को थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। रीनो आगे जोड़ती है, मैं ये नहीं छुपा सकती कि मैं अब डीमन हूं। अगर तुम चाहो तो हमारा पैक्ट रिवोक कर सकते हो। वो शर्मिंदगी के साथ अपने कंधे को पकड़ती है और थोड़ी कांपने लगती है। माको उसे देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। वो धीरे से घुटनों पर बैठता है और कहता है, मेरा नाम माको है, मैं 18 साल का हूं। रीनो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि वो अचानक अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा है। माको उसे देखकर कहता है, तुम डीमन नहीं हो, कम से कम मेरे लिए नहीं। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की। मैं तुम्हारे साथ पैक्ट रिवोक नहीं करूंगा। रीनो उसकी बात सुनकर थोड़ी हिल जाती है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। मां को फिर से कहता है, अब से मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। रेनो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। वो कहती है, मुझे भी ये अरेंजमेंट ठीक लगता है। मां को ये सुनकर खुश हो जाता है। वो खड़ा होता है और दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं। कहीं और दो डीमंस उन्हें मैजिक के जरिए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक टू हॉर्न्ड डीमन, जो थोड़ा शरारती दिखता है, कहता है, जैसा मैंने कहा था वो फॉलन एंजल ने हमें बिट्रे कर दिया। दूसरा डीमन, जो सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहने हुए है और एक किताब पढ़ रहा है, बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमें छोड़े या नहीं, हमारे प्लान्स वही रहेंगे। पहला डीमन एक ईविल स्माइल देता है, कम से कम वो हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट तो देगी। वापस शहर में अपार्टमेंट्स की एक लंबी सी लाइन है। माको का एड्रेस है 303। वो अपने नए साथी रीनो को अंदर ले जाता है। उसका अपार्टमेंट बहुत सिंपल है, एक बेड, एक टेबल और कोने में कुछ बंद बॉक्सेस। माको रीनो से कहता है, फील फ्री, आराम से रहो यहां। रीनो चारों तरफ देखती है और थोड़ा चौंक जाती है। वो सोचती है, क्या इंसान यहां रहते हैं? ये तो डीमन वर्ल्ड की केव्स जैसी जगह लग रही है। मां को हंसता है और मानता है कि उसकी बात सही है। वो पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ भी मांग सकती हो। रीनो थोड़ी देर सोचती है और सॉफ्टली बोलती है, मुझे अच्छी सीनरी चाहिए। मां को समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। वो बोलता है, फ्लावर्स ट्राई करते हैं, शायद अच्छा लगे। रीनो को आइडिया पसंद आता है। मां को और खुश हो जाता है। ठीक है, हर बार जब हम डंजन क्लियर करेंगे फ्लावर्स लाएंगे। लेकिन अब वो थक चुका है और उसे नींद चाहिए। रीनो उसके बेड को इंस्पेक्ट करती है, फिर खुद उस पर लेट जाती है। वो कहती है, ये 2 लोगों के लिए थोड़ा छोटा है। मां को शौक में बोलता है, तुम मेरे साथ सोओगी? रीनो कैजुअली जवाब देती है, हेवन में ये नॉर्मल होता है। मां को फिर पूछता है, क्या डिवाइन स्पिरिट सेक्रेड स्टोन्स से बाहर रह सकती हैं? रीनो सोचती है और फिर कहती है, शायद नहीं। तो मां को सजेस्ट करता है कि वो वापस सेक्रेड स्टोन में चली जाए। रीनो गुड नाइट बोलकर वापस चली जाती है।
माँ को उसकी जीएम की तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर लाइट ऑफ करता है और लेट जाता है। वो सोचता है, अगर लोगों को पता चला कि मैंने एक डीमन से पैक्ट किया है तो मुझे खुद ही डंजन्स क्लियर करने पड़ेंगे। फिर वो सोचता है, सोलो शुरू करना पड़ेगा, फ्रैंक डंजन्स से शुरुआत करूंगा। अगली सुबह वो जापान हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। वो रीनो से पूछता है, तुम ठीक हो ना? उसने अपनी जेम को ब्लैक ग्लव से ढक रखा है। रीनो जवाब देती है, हाँ, ये सही फैसला था। पर्पल सेक्रेड स्टोन बहुत नोटिसेबल होती। माको रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और फ्रैंक डंजन के लिए अप्लाई करता है। तभी वहां जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। सबका ध्यान एक कैरिज्मेटिक फिगर की तरफ जाता है जिसने अभी अभी बिल्डिंग में एंट्री ली है। भीड़ आपस में फुसफुसाती है कि यह बंदा तो बहुत रेयरली दिखता है और बहुत हैंडसम भी है। यह है एस रैंक हंटर यूगो। उसके हाथ में एक अल्कोहल की बॉटल होती है और वो आराम से सबके सामने पीता है। सब उसका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं और फोटोज खींचते हैं। यूगो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होता, बल्कि कैजुअली नोट करता है कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तभी उसकी नजर पीछे खड़े माको पर पड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी पहचान पर यकीन न हुआ हो। दूसरी तरफ माको भी उसे पहचान लेता है और सोचता है, क्या उन्होंने वाकई आई कांटेक्ट किया? यूगो खुश नजर आता है और सीधा माको की तरफ बढ़ता है, जिससे उनके हाइट डिफरेंस साफ दिखता है। वो माको से उसका नाम और रैंक पूछता है। माको को यकीन नहीं होता कि इतना फेमस हंटर उससे बात कर रहा है। यूगो उसे भरोसा दिलाता है कि वो लड़कियों के अलावा किसी से काफी टाइम से बात नहीं कर पाया था। माको अपना नाम और रैंक बताता है। यूगो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, और कैजुअली बोलता है कि कभी साथ में चाय पिएंगे। फिर वो वहां से चला जाता है, जिससे माको थोड़ा कंफ्यूज्ड रह जाता है कि ये सब क्या था। रिसेप्शनिस्ट तो पूरी तरह स्टार स्ट्रक हो जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती क्योंकि सेलिब्रिटी हंटर ने उससे बात की थी। माको उसे याद दिलाता है कि उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है और फिर वो उसे टैबलेट देती है जिसमें गेट की कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो टैबलेट लेता है और एग्जिट की तरफ बढ़ता है। एक्साइटेड होता है क्योंकि ये उसका पहला सोलो डंजन होने वाला है। थोड़ी देर बाद वो जंगल के पास पहुंचता है और एक बड़ा शाइनी गेट देखता है। वो कंफर्म करता है कि यही उसका असाइंड गेट है और अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल एक बड़ी केव जैसा होता है और वो महसूस करता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी है। तभी रीनो सेक्रेड स्टोन से बाहर आती है और पूछती है कि क्या ये सच है कि फ्रैंक डीमंस सबसे वीक माने जाते हैं। माको हाँ कहता है और दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ मूव करता है। माको उसे नोटिस करता है और इंस्टिंक्टिवली अपनी शैडो सोर्ड समन करता है। वो तलवार को खुद और मॉन्स्टर के बीच रखता है, जिससे इंपैक्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे गिर जाता है। धुआं छंटता है और वो घुटनों पर बैठा होता है, पर ज्यादा घायल नहीं हुआ होता। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर था क्या, इतना फास्ट कैसे था? फिर सामने केओस वुल्व्स दिखते हैं, जो कि डी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं। माको हैरान होता है, जबकि रीनो कहती है कि कुछ गड़बड़ है। वो वुल्व्स को गौर से देखता है और समझता है कि ये एक डी रैंक डंजन है, लेकिन खतरा कुछ ज्यादा लग रहा है। माको और रीनो 3 वाइल्ड केओस वुल्व्स से घिरे होते हैं। माको जल्दी से पीछे देखता है और पाता है कि गेट गायब हो चुका है, यानी अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें यह पता होता है कि माको की करंट स्टेट में इन एनिमीज को हराना आसान नहीं होगा। माको खुद को काम करता है और सोचता है कि कम से कम इनकी संख्या तो कम करनी होगी। वो एक नियर बाय वुल्फ पर चार्ज करता है, रेडी टू स्लैश विथ हिज शैडो सोर्ड। लेकिन तभी उसे साइड से एक वुल्फ का पॉ आता महसूस होता है और उसे अपना अटैक रोकना पड़ता है। वो पीछे हटता है, बेरली बचता है। तभी उसे पता चलता है कि एक और वुल्फ पीछे से हमला करने वाला है। फिर से वो किसी तरह बच निकलता है और फिर खुद को दोबारा चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। वो देखता है कि ये वुल्व्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और वो सोचता है कि कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। धूल और मलबा हवा में भर जाता है, लड़ाई जोर पकड़ती है। एक केओस वुल्फ अपना मुंह खोलता है और माको को काटने की कोशिश करता है। माको अपनी शैडो सोर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन सिर्फ बचाव की हालत में होता है। तभी एक और वुल्फ पूरी स्पीड में उस पर जंप करता है और वो बस अपने हाथों से खुद को बचा पाता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि माको दीवार से टकरा जाता है। उसे अब एहसास होता है कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेटेड नहीं,
बल्कि इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रांग हैं। और ये तभी हमला करते हैं जब उन्हें कोई ओपनिंग मिलती है। वो सोचता है कि शायद अब कुछ भी नहीं कर सकता। तब स्टोन के अंदर से रीनो कहती है कि वो कुछ सोच रही है। वुल्व्स करीब आते जा रहे होते हैं। उनकी ब्लड रेड आइज अब शिकार को महसूस कर रही होती हैं। माको के दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है। वो अपनी शैडो सोर्ड को डीमेटीरियलाइज कर देता है, खुद को बिल्कुल डिफेंसलेस छोड़कर। रीनो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब वुल्व्स बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। जैसा कि सोचा था, सारे 3 मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर जंप कर देते हैं। रीनो की आंखों में चिंता होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर माको दोबारा अपनी शैडो वेपन समन करता है और एक वाइड स्लैश करता है। उसका वार सीधे एक वुल्फ के मुंह पर लगता है। वो अपनी स्विंग कंटिन्यू रखता है और 2 और वुल्व्स को भी क्रिटिकल स्ट्राइक देता है। तीनों एक साथ डस्ट में बदल जाते हैं। माको राहत की सांस लेता है कि उसका प्लान काम कर गया। रीनो इम्प्रेस्ड होती है कि उसने जानबूझकर खुद को वीक दिखाया ताकि सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आएं और वो उन्हें एक ही वार में खत्म कर सके। माको जमीन पर बैठकर सांस लेता है। रीनो सोचती है कि ये क्लियरली डंजन का बॉटम लेवल नहीं है। माको भी श्योर नहीं होता, लेकिन वो मानता है कि ये डी रैंक डंजन ही है। अब जब गेट से अंदर आ चुके हैं तो बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बॉस को हराना। तभी दूर से एक आवाज आती है और केओस वुल्व्स उनके पास आ रहे होते हैं। माको डिसबिलीफ में होता है, लेकिन रीनो उसे शांत करती है और कहती है कि अब चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। वो माको को कहती है कि एक हाथ आगे करो, शैडो चेन्स इमेजिन करो और टारगेट की तरफ एम करो। माको वैसा ही करता है। उसके हाथ से लंबी शैडो चेन्स निकलती हैं और पास वाले केओस वुल्फ को बाइंड कर देती हैं। उसे समझ आता है कि उसे एक नई एबिलिटी मिली है, शैडो बाइंड, जो उसे एनिमीज को जकड़ने की पावर देती है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है, जिससे वो वुल्फ सीधा उसकी शैडो सोर्ड पर आकर कट जाता है। माको हल्का सा मुस्कुराता है। एक और वुल्फ उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन वो फिर से शैडो बाइंड यूज करता है और उसे हवा में ही पकड़ लेता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो चेन का एंड दोनों हाथों से पकड़ता है और वुल्फ को रेकिंग बॉल की तरह घुमा घुमाकर बाकी वुल्व्स को भी मारता है। उसे अपनी इस नई एबिलिटी के ऑप्शंस बहुत पसंद आते हैं। वो एक और वुल्फ को बाइंड करता है और बिना देर किए उसे स्लैश भी कर देता है। रीनो कहती है कि वो इसे काफी अच्छे से यूज कर रहा है, लेकिन ये एबिलिटी बहुत ज्यादा मैजिक कंज्यूम करती है, इसीलिए उसे केयरफुल रहना होगा। अब वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता है। ज्यादा केओस वुल्व्स से लड़ने के बावजूद वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। रीनो ऑब्जर्व करती है कि मेको जल्दी ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसने पहले ज्यादा डीमन से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसकी फिजिकल ट्रेनिंग पहले से स्ट्रांग थी। उसके मेंटल स्किल्स भी शार्प हैं और अब उसे देखकर रीनो को लग रहा है कि उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। थोड़ी देर बाद वो लोग डंजन के सबसे डीप हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां बॉस रूम का दरवाजा होता है। माको दरवाजे के सामने खड़ा होता है। थोड़ी देर तक चुपचाप सोचता रहता है। रीनो बाहर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। माको कहता है कि डंजन्स को क्लियर करना एक हंटर की जिम्मेदारी होती है और बॉस का दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जो हंटर हो। अभी उसके अंदर एक्साइटमेंट और डर दोनों का मिक्स चल रहा होता है। उसके पास खुद को सच्चा हंटर साबित करने का मौका है। रीनो उसकी सोच रोकते हुए कहती है कि असली जर्नी तो अब शुरू हो रही है। माको अपना मुट्ठी भींचता है और अग्री करता है कि वो ऐसा हंटर बनेगा जो दुनिया को बचा सके। वो दरवाजे पर हाथ रखता है और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जिससे अंदर से तेज हवा और डार्क ऑरा बाहर आती है। यंग हंटर अंदर कदम रखता है और दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। अब वो आगे देखता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और हल्की नर्वसनेस होती है। अंदर एक बड़ा सा पूंछ वाला जानवर हिलता हुआ दिखता है। माको का सामना होता है डी रैंक बॉस हेल स्कॉर्पियन से। हेल स्कॉर्पियन एक विशाल मॉन्स्टर होता है। उसके थोरेक्स पर 6 आंखें होती हैं। उसके दांत रेजर शार्प होते हैं और उसकी टेल और पिंसर्स दोनों डेडली होते हैं। माको नोटिस करता है कि उसका आउटर शेल इतना हार्ड है कि वो मेटल नहीं, किसी मिनरल जैसा लगता है। रीनो देखती है कि माको का शरीर थोड़ा कांप रहा है। वो पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। माको कहता है कि नहीं, बस हल्का सा टेंशन है। स्कॉर्पियन सबसे पहले अटैक करता है। वो ऊपर से अपना पिंसर माको पर मारता है। माको टाइम पर साइड हट जाता है
और स्ट्राइक जमीन पर लगती है। माको रियलाइज करता है कि अगर उसने मॉन्स्टर को सीधे फेस किया तो उसका कोई चांस नहीं है। स्कॉर्पियन फिर से हमला करता है। इस बार माको अपनी शैडो सोर्ड से बेयरली ब्लॉक करता है। फिर वो हवा में जंप करता है और मॉन्स्टर के बॉडी पर अलग अलग जगह पर मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है, लेकिन कोई भी अटैक उसके हार्ड शेल को पार नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर के पीछे लैंड करता है और डिसाइड करता है कि जब तक वीक स्पॉट नहीं मिलती तब तक उसे सिर्फ डॉज करना होगा। वो सोचता है कि चाहे शेल कितना भी हार्ड हो, जॉइंट्स या बेस जरूर वीक होंगे। रीनो साइलेंटली ऑब्जर्व करती है जबकि माको लगातार मॉन्स्टर के बॉडी पर स्लैशेस करता है, होपिंग कि उसे कोई कमजोर स्पॉट मिल जाए। फिर वो ऊपर से एक हाई जंप करता है और फुल फोर्स से शैडो सोर्ड को स्कॉर्पियन के सिर पर मारता है, लेकिन सोर्ड अंदर घुसती ही नहीं। एक स्क्रैच तक नहीं बनता और स्कॉर्पियन गुस्से में चिल्ला उठता है। स्कॉर्पियन की टेल से क्रिस्टल शार्ड्स निकलते हैं और वो माको की तरफ फायर करता है। माको कुछ शार्ड्स ब्लॉक करता है, कुछ उसे चीर देते हैं और वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के पास रेंज्ड अटैक्स भी हैं। अब वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है और रीनो से पूछता है कि उसके पास कोई प्लान है क्या। रीनो कहती है कि करंट पावर से वो मॉन्स्टर को डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। माको रियलाइज करता है कि उसे खुद को सरपास करना होगा। तभी स्कॉर्पियन फिर से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। माको शैडो बाइंड यूज करता है और शैडो चेन से स्कॉर्पियन की 2 टांगों को बांध देता है, जिससे मॉन्स्टर गिर जाता है। मॉन्स्टर जल्दी रीग्रुप करता है, लेकिन माको समझ जाता है कि अगर वो हिट होता तो गेम ओवर हो जाता। अब वो कुछ क्रूशल नोटिस करता है। स्कॉर्पियन के सिर पर हल्की सी क्रैक होती है। माको रियलाइज करता है कि स्लाइसिंग काम नहीं कर रही, उसे ब्लंट फोर्स चाहिए। स्कॉर्पियन और ज्यादा गुस्से में आकर अपना पिंसर फिर से स्विंग करता है। माको पीछे हटकर डॉज करता है और सोचता है कि अटैक्स अब और भी वाइल्ड होते जा रहे हैं। रीनो उसे याद दिलाती है कि सोर्ड का साइज चेंज कर सकता है, जैसे उसने पहली बार शैडो वेपन बनाई थी। मेमोरीज उसके सामने फ्लैश होती हैं और उसे समझ आता है कि हाँ, ये सही है। स्कॉर्पियन फिर से हमला करता है। माको हवा में जंप करता है ताकि वो स्ट्राइक मिस कर दे। रीनो थोड़ी टेंशन में होती है क्योंकि मिड एयर में वो ज्यादा डॉज नहीं कर पाएगा। स्कॉर्पियन उस पर प्रोजेक्टाइल्स फायर करता है, लेकिन माको रेडी होता है और हवा में ही शैडो बाइंड कास्ट करता है। वो चेन को कसकर पकड़ता है और खुद को मॉन्स्टर की तरफ खींचता है। इस बार वो शैडो वेपन को सोर्ड नहीं बल्कि एक जायंट हैमर में बदल देता है और पूरी ताकत से स्कॉर्पियन के सिर पर स्मैश करता है। माको थोड़ा पीछे हटता है और देखता है कि मॉन्स्टर का सिर फट चुका है और वो मर चुका है। वो शैडो हैमर को गर्व से देखता है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ सोर्ड्स ही नहीं और भी हथियार बना सकता है। वो रीनो को हिंट देने के लिए थैंक करता है, लेकिन कहता है कि वो सीधा बता भी सकती थी। रीनो जवाब देती है कि खुद से चीजें समझना ज्यादा जरूरी होता है। माको उसकी बात मान लेता है और दोनों मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़े होते हैं। रीनो कहती है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड चैलेंज ही उसे ग्रो करने में मदद करेगा। माको हल्का सा हंसता है और उम्मीद करता है कि अगली लड़ाई इतनी इंटेंस ना हो। अगले दिन वापस जापान हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में रिसेप्शनिस्ट माको से बहुत माफी मांगती है क्योंकि गलती से उसे हायर लेवल डंजन भेज दिया गया था। माको मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने वहां से काफी कुछ सीखा और खुद को ग्रो किया। रिसेप्शनिस्ट राहत की सांस लेती है, फिर उसे उसका रिवॉर्ड दिखाती है जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। माको चेक देखता है जिस पर लिखा होता है कि उसे 1.5 मिलियन येन मिले हैं। वो हैरान होता है कि अमाउंट इतना ज्यादा कैसे है। रिसेप्शनिस्ट समझाती है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने एक डी रैंक डंजन क्लियर किया है और वो भी अकेले। वो फिर झुक कर कहती है कि उन्हें उम्मीद है माको फिर से वापस आएगा और उसे पहली बार मिस्टर हंटर कहकर बुलाती है। ये सुनकर माको को गर्व महसूस होता है, जैसे उसकी ड्रीम सच हो गई हो। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और खुशी से रीनो से कहता है कि अब वो वैसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने सोचा था, यानी फ्लावर्स खरीदना। वो सोच रहा होता है कि कौन सा बुके ले, तभी एक हरी बालों वाली लड़की उसके पास से गुजरती है। माको को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। वो पलट कर देखता है। वो लड़की भी उसे देखती है और उसका नाम याद करती है। माको को समझ आता है कि वो काया है, उसकी पुरानी दोस्त। काया मुस्कुराती है और पूछती है, कैसे हो?
माँ को जवाब देता है कि अब उसने डिवाइन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो पूरी मेहनत कर रहा है। ये सुनकर काया शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि माँ को बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था। अब तो लोग उसे पहचानते भी हैं क्योंकि वो हंटर है जिसने रिकॉर्ड टाइम में बी रैंक हासिल किया। रीनो थोड़ी जेलस फील करती है और पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। माको एक्सप्लेन करता है कि काया उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और एक टैलेंटेड हंटर भी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डीमंस से नफरत करती है। एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहां माको और काया बचपन से लेकर टीनेज तक साथ रहते हैं। फिर वो दिन आता है जब काया का सामना एक डीमन से होता है। काया और उसका भाई अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसका भाई रुक जाता है और काया से कहता है कि वो भाग जाए। वो खुद डीमन का सामना करता है, काया के सामने ही मारा जाता है, जिससे काया अंदर से टूट जाती है। फिर 2 साल पहले काया और माको को सेक्रेड स्टोन्स मिलते हैं। माको काया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी डिवाइन स्पिरिट अब तक नहीं आई थी, तो वो उसके साथ फाइट नहीं कर पाया। काया एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि वो रुक नहीं सकती और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में काया और माको एक रेस्टोरेंट में डिजर्ट खा रहे होते हैं और एक दूसरे से कैचअप कर रहे होते हैं। काया इंप्रेस होती है कि माको ने एक डी रैंक डंजन अकेले क्लियर कर लिया और कहती है कि वो सच में माको नाम को सूट करता है। फिर वो पूछती है कि उसने किस डिवाइन स्पिरिट से पैक्ट किया है, जिससे माको टेंशन में आ जाता है। यंग हंटर थोड़ी देर सोचता है कि क्या जवाब दे। रीनो अनॉयड सी होती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो अभी बाहर आ सकती है, लेकिन फिर उसकी पहचान डीमन के रूप में खुल जाएगी। मको टाइम खरीदने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी डिवाइन स्पिरिट थोड़ी शाय है, तो इंट्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। रीनो नाराज होकर कहती है, मैं शाय नहीं हूं, लेकिन मां को समझाता है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी काया डिसाइड करती है कि पहले वो अपनी डिवाइन स्पिरिट इंट्रोड्यूस करेगी। वो अपना हाथ उठाती है जिस पर ग्रीन सेक्रेड स्टोन होता है और उसमें से एक अपर रैंक डिवाइन विंड स्पिरिट बाहर आता है जिसका नाम वेव होता है। वेव एक रॉयल सर्वेंट जैसा दिखता है और माको की तरफ रिस्पेक्ट से झुकता है। उसका बोलने का तरीका भी बहुत रिफाइंड होता है और वो काया के दोस्त का स्वागत करता है। फिर काया माको से पूछती है कि क्या वो रैंक रीअसेसमेंट देने जा रहा है, तो वो कहता है कि अभी थोड़ी देर है। तो काया उसे सजेस्ट करती है कि तब तक और स्ट्रांग बनो और इनवाइट करती है कि वो उसके साथ एक सी रैंक डंजन क्लियर करे। माको थोड़ा घबराता है और कहता है कि उनके बीच गैप बहुत बड़ा है और शायद वो बर्डन बन जाए। काया मुस्कुराती है और उसे याद दिलाती है कि जब वे बच्चे थे तो माको ही उसे लीड करता था। अब उसकी बारी है फेवर लौटाने की। वो हाथ बढ़ाकर उसे इनवाइट करती है। माको मना नहीं कर पाता और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि एक दिन साथ लड़ेंगे। रिस्क तो है, लेकिन मां को जानता है कि ये उसे ग्रो करने का भी मौका है। काया अंदर से बहुत एक्साइटेड होती है कि आखिरकार वो दोनों साथ लड़ेंगे। शाम को जापान हंटर एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ इंपॉर्टेंट लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। टेबल के हेड पर बैठा आदमी मेन टॉपिक की बात करता है, जो है मैजिन। ये ऐसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं जो ए रैंक या यू से ऊपर होते हैं और जिनमें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस होती है। कई सालों से ये छुपे हुए थे, लेकिन अब हाल ही में दर्जनों हंटर्स इनका शिकार बन चुके हैं। कमू, जापान हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अपने पुराने मेजिन के साथ हुए मुकाबले को याद करता है और कहता है कि उनकी ताकत वाकई डरावनी होती थी। वो जोर से हंसते हुए कहता है कि अगर वो अभी भी यंग होता तो खुद लड़ लेता। मेम सेक्शन चीफ इम्प्रेस्ड नहीं होती और कहती है कि उसके सिस्टम के हिसाब से तो सारे गेट्स प्रॉपरली क्लियर हो रहे हैं। तभी यूगो एंटर करता है, हाथ में अपनी यूजुअल अल्कोहल बॉटल लिए हुए। कोई कमेंट करता है कि मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मिस टिम गुस्से में होती है कि यूगो इतनी देर से आया, लेकिन यूगो मस्त होकर बोलता है कि गुस्सा उसकी खूबसूरत शक्ल पर अच्छा नहीं लगेगा। वो स्क्रीन पर दिख रहे मरे हुए हंटर्स को देखता है और कहता है कि शायद उसके पास इसका सॉल्यूशन हो। माइम डाउट करती है, लेकिन यूगो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो हैंडल कर लेगा। कमू उस पर भरोसा करता है और कहता है कि एस रैंक हंटर होने के नाते वो उस पर भरोसा कर सकता है। यूगो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए माको के चेहरे को याद करता है और सोचता है कि शायद उसकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी। कहीं और
एक पुरानी और टूटी फूटी जगह पर एक पर्पल गेट खुलती है। काया माको से पूछती है कि क्या वो नर्वस है। माको मानता है कि हाँ, क्योंकि न सिर्फ ये हायर लेवल डंजन है, बल्कि उसे ये भी चिंता है कि अगर काया को पता चला कि रीनो एक डीमन है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। काया मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी चाहे कुछ भी हो, और माको थोड़ा कंफर्ट फील करता है। अब हम देखते हैं डंजन, जो एक ब्लूइश ह्यू वाली केव होती है। माको और काया गेट के अंदर जाते हैं और तुरंत उनका सामना सी रैंक डीमन से होता है। माको अपनी शैडो सोर्ड समन करता है और सिचुएशन को असेस करने की सोचता है, लेकिन काया बिना किसी हेजिटेशन के अटैक कर देती है। वो लाइटनिंग फास्ट मूव करती है और अपनी स्पीयर से एक डीमन का सीधा सिर काट देती है। माको हैरान होता है उसकी इमोशंस की इंटेंसिटी देखकर। वो डीमंस को सच में पूरी नफरत से मिटाना चाहती है। उसकी पावर क्लियरली माको की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होती है। काया उसकी तरफ मुड़कर कहती है कि उसे उस डायरेक्शन से एक डीमोनिक प्रेजेंस फील हो रही है, और वो सोचती है कि शायद वो माको है। माको रियलाइज करता है कि काया ने शायद उसकी सीक्रेट पहचान ली है। काया हवा में एक और डीमन को स्पीयर से चीर देती है, फिर वो स्पिन करती है और दो और डीमंस को साफ साफ काट देती है। माको इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन वो भी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो अपनी शैडो वेपन से ग्राउंड पर मौजूद मॉन्स्टर्स को हैंडल करता है। वो एक डीमन का अटैक पैरी करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। डीमन सब उसे डर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि अब वो भी बहुत स्ट्रांग बन चुका है। माको अपनी शैडो सोर्ड को एक शैडो गन में बदल देता है और शूट करता है। शैडो प्रोजेक्टाइल्स इतने पावरफुल होते हैं कि डीमंस के आधे से ज्यादा शरीर एक ही हिट में उड़ जाते हैं। काया शॉक्ड होती है, उसने कभी ऐसी एबिलिटी पहले नहीं देखी। कुछ देर में फाइट खत्म हो जाती है और काया वापस जमीन पर लैंड करती है। वो माको की तारीफ करती है कि उसने खुद को अच्छे से संभाला, वो भी सी रैंक डीमंस के सामने। फिर काया कहती है कि उसे फिर से माको से एक डिमोनिक प्रेजेंस फील हुई थी, लेकिन अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो शायद सब ठीक है। माको खुश होता है कि उसका सीक्रेट अभी तक नहीं खुला है, लेकिन तभी रीनो उसे पूछती है, क्या तू हमेशा ऐसे ही छुपते रहने वाला है? माको को याद आता है कि उसकी डिवाइन स्पिरिट सिर्फ कोई डीमन नहीं है, वो उसकी पार्टनर है। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है, काश वो सब कुछ समझा सकता। लेकिन फिर उसे काया की डीमंस के लिए नफरत याद आती है और वो एक बार फिर अनश्योर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए वो दोनों आखिरकार बॉस के रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं। काया पूछती है, तू रेडी है ना? माको जवाब देता है, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबराया हुआ होता है। काया उसकी बेचैनी महसूस कर लेती है और कहती है कि वो समझती है, क्योंकि अब उन्हें एक सी रैंक बॉस से लड़ना है। फिर वो उसे भरोसा देती है, तू अकेला नहीं है, इसलिए हेजिटेशन मत करना, पूरा दम लगाना। माको मुस्कुराता है और सोचता है कि बातों को बाद में डिस्कस करेगा, पहले बॉस को हराना जरूरी है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उनके सामने आता है सी रैंक डंजन बॉस साइक्लॉप्स, जो साइज में उनसे 3 गुना बड़ा है। माको उसके भारी प्रेजेंस से दंग रह जाता है, जबकि काया तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो डिटर्मिन्ड है कि चाहे सामने कोई भी डीमन हो, उसे खत्म करना ही है। काया फिर से विंड स्पिरिट मैंटल एक्टिवेट करती है और हवा में उड़ती हुई उस जायंट डीमन की तरफ बढ़ती है। साइक्लॉप्स अपना बड़ा सा लकड़ी का क्लब उठाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माको पीछे से शैडो बाइंड करता है, जिससे साइक्लॉप्स अपना हथियार नीचे नहीं गिरा पाता। इस मौके का फायदा उठाकर काया सीधा उसके मिड सेक्शन पर जोरदार वार करती है। साइक्लॉप्स गुस्से में दांत पीसता है और जोर से चीखता है, फिर शैडो बाइंड को तोड़ देता है। काया पीछे हटती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिना कुछ कहे उन्हें समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। दोनों एक साथ मॉन्स्टर पर जंप करते हैं और दोनों साइड से अटैक करते हैं। साइक्लॉप्स दर्द में चिल्लाता है, जबकि माको उनकी परफेक्ट टाइमिंग देखकर खुश होता है। दोनों फिर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं और एक और सिंक्रोनाइज्ड अटैक करते हैं, जिससे साइक्लॉप्स डिफेंड भी नहीं कर पाता। काया खुश होती है कि उनके थॉट्स इतने अच्छे से मैच कर रहे हैं। वो अपनी पोजीशंस बदलती है और कंफ्यूज करती है डीमन को। वो आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर के सीने पर वार करती है। साइक्लॉप्स फिर से क्लब उठाता है, लेकिन माको पीछे से शैडो बाइंड करके उसे रोक देता है। अब बॉस काफी वीकन हो चुका होता है, जिससे बाइंडिंग एबिलिटी और भी आसान हो जाती है।
माँ को चिल्लाता है, का अभी फिनिश कर। काया उसे थैंक्स कहती है और फिर एक नई एबिलिटी विंड शावर इस्तेमाल करती है, जो हरे जादू की बारिश की तरह डीमन पर गिरती है और फाइट को खत्म कर देती है। माँ को इम्प्रेस्ड है। तभी वो देखता है कि काया खुशी से उसकी तरफ भागती है, उसका नाम पुकारती है और उसकी मुस्कुराहट उसे और भी खूबसूरत बना देती है। माँ को शर्मा जाता है। दोनों हाई फाइव करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने कितना जबरदस्त टीम वर्क दिखाया। लेकिन माँ को जानता है कि उसे यहीं रुकना नहीं है, उसे और भी स्ट्रांग बनना है। तभी काया की डिवाइन स्पिरिट वेव उसके सेक्रेड स्टोन से बाहर आता है और उनके टीम वर्क की तारीफ करता है। काया जवाब देती है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक टीम की तरह वो कहीं भी जा सकते हैं। माँ को अंदर से गल्प्स करता है। अब वो जानता है कि अपना सीक्रेट और नहीं छुपा सकता। माँ को अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अब और छुपा नहीं जा सकता। वो काया से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो धीरे धीरे अपने हाथ से ग्लव हटाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, दोनों एक नई खतरनाक प्रेजेंस को महसूस करते हैं। वो साइड में देखते हैं और अचानक जमीन पर बिजली जैसा एनर्जी ब्लास्ट गिरता है। एक डीमन प्रकट होता है और दोनों हंटर्स डर के साथ उसकी तरफ देखते हैं। ये वही टू हॉर्न्ड डीमन होता है जो तब से उन्हें देख रहा था जब माको ने रीनो के साथ पैक्ट किया था। वो घूरते हुए कहता है, आखिरकार मिल गए तुम लोग। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ईविल और थ्रेटनिंग होता है। माको उसके पास से आती मेलेवोलेंस और इंटिमिडेशन को महसूस कर पाता है। ये किसी भी डीमन से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था जो उसने अब तक देखे थे। साथ ही माको को हैरानी होती है कि ये डीमन पूरी तरह ह्यूमनॉइड है। काया माको को पीछे करती है और खुद उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो पूछती है, क्या ये एनिमी मेगिन है? डीमन उसकी नॉलेज देखकर इंप्रेस्ड होता है और बताता है कि हाँ, वो मेगिन है। उसका नाम है ग्रोम। काया कंफर्म्स करती है कि मेगिन के बारे में जो रूमर्स थीं वो सच हैं। वो तुरंत अपना विंड पावर एक्टिवेट करती है और माको से कहती है कि तुम भागो, मैं इसे संभाल लूंगी। माको को उसका प्लान पसंद नहीं आता। वो चाहता है कि दोनों साथ में भागें। काया हवा को इकट्ठा करती है और एक तेज विंड लेजर ग्रोम की तरफ छोड़ती है, लेकिन ग्रोम आराम से उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि उसकी नजर में काया की स्पीड बहुत स्लो है। उसकी बात काया को गुस्से से भर देती है। माको दूर से दोनों की फाइट देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि वो दोनों उससे अलग ही लेवल पर हैं। वो अपनी मुट्ठी कसता है, फ्रस्ट्रेशन से कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। उधर ग्रोम ने काया के स्पीयर को हाथ में पकड़ लिया होता है। इससे काया की मूवमेंट रुक जाती है। फिर वो काया को जोर से फेंक देता है। काया अभी भी हार मानने वाली नहीं होती। हवा में उड़ती काया को उसका स्पिरिट वेव सलाह देता है कि वो अपना सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करे। काया एक हैंड जेस्चर बनाती है और अपनी फिनिशर मूव माइलस्टोन एक्टिवेट करती है। उसकी हथेली से कई टॉर्नेडोज निकलते हैं और सीधे डीमन पर गिरते हैं। माको साइड में खड़ा हुआ उस विंड प्रेशर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपनी नजरें लड़ाकर देखता है कि क्या हो रहा है। लेकिन काया को एक आवाज सुनाई देती है, हंसी की। ग्रोम उस डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट से बिल्कुल अनहार्म्ड निकल कर आता है और कहता है, ये तो मेरे लिए बस एक हल्की हवा थी। अब काया और भी डिटर्मिन्ड हो जाती है उसे खत्म करने के लिए। वो चिल्लाती है कि मैं हर एक डीमन को खत्म करके रहूंगी। ग्रोम उसकी बात को मजाक में लेता है और फिर आयरनी के साथ हंसते हुए माको की तरफ इशारा करता है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस दोस्त ने एक डीमन के साथ पैक्ट किया है? माको को ऐसा लगता है जैसे उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई हो। काया गुस्से से ग्रोम को कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो चिल्लाकर कहती है कि कोई तरीका नहीं है कि मेरा दोस्त कभी किसी डीमन से पैक्ट करे, और अगर ऐसा होता भी तो वो मुझसे कभी नहीं छुपाता। माको चुप रहता है, उसकी मुट्ठियां कस चुकी हैं। काया उसकी चुप्पी देखती है और कहती है, कुछ तो बोलो, इस बात को झुठलाओ। लेकिन माको अब भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा। फिर वो धीरे से कहता है, जो उसने कहा वो सच है। माको अपना ग्लव हटाता है और रीनो को समन करता है। सेक्रेड स्टोन से रीनो निकलती है, काले पंखों वाली मिस्टीरियस डीमन। काया शॉक्ड रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक डीमन सेक्रेड स्टोन से बाहर आया है। माको धीरे से बोलता है, काया, ये है रीनो, मेरी पार्टनर।
काया अपने स्पीयर की पकड़ और टाइट कर देती है। वो माको पर चिल्लाती है, तुमने एक डीमन के साथ पैक्ट किया, तुमने मुझसे ये छुपाया, अब मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। माको उससे बात करने की कोशिश करता है, प्लीज काया मेरी बात सुनो, लेकिन काया उसकी एक नहीं सुनती। वो सीधा ग्रोम पर चार्ज करती है। ग्रोम उसे हवा में पकड़ लेता है, गले से। वो उसका गला दबाता है और दूसरे हाथ से उसे मारने के लिए वार करने वाला होता है, लेकिन उसी समय माको शैडो चेन से ग्रोम के हाथ को बाइंड कर देता है। बस करो, माको चिल्लाता है। ग्रोम उसकी चेन्स तोड़ देता है और एक ईविल हंसी के साथ कहता है, आखिरकार तुम भी लड़ाई में शामिल हो ही गए। फिर वो काया को दूर फेंक देता है। माको दौड़कर उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो जमीन से टकराए। वो कहता है, माफ करना काया। ग्रोम अब सीधे रीनो की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। माको उससे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रीनो बताती है कि जब वो फॉलन एंजल बनी थी तो मेगिन ने उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से भाग निकली। अब माको को समझ आता है कि मेगिन कितने खतरनाक हैं। रीनो ग्रोम से कहती है कि डीमंस उसके दुश्मन हैं और वो कभी भी उनकी टीम में शामिल नहीं होगी। ग्रोम उस पर हंसता है, तुम्हें डिवाइन स्पिरिट्स ने छोड़ दिया, फिर भी तुम ह्यूमंस के साथ रहना चाहती हो। हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट्स और ह्यूमंस दोनों से बदला लेने का। रीनो चिल्लाती है, बस करो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द साफ दिख रहा होता है। माको उसके सामने खड़ा हो जाता है। रीनो मुझसे अलग है, वो तुम लोगों जैसी डीमन नहीं है। ग्रोम को समझ नहीं आता, तुम कहना क्या चाहते हो? माको कहता है, डीमन वो होता है जो बिना वजह दूसरों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन रीनो वो बहुत ज्यादा काइंड है, वो मेरी साथी है। रीनो उसकी बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ग्रोम को यह सब सुनकर गुस्सा आता है। उसे माको की बातें बस एक कमजोर लड़के की बकवास लगती हैं। वो कहता है कि अब वो माको को खत्म करके रहेगा। वो गुस्से से कांप रहा था और अब माको को कुचल देना चाहता था। माको और रेनो दोनों मिलकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। रेनो ने धीरे से माको से कहा, उसकी घमंड और लापरवाही का फायदा उठाकर हमें भागने का मौका बनाना होगा। ग्रोम अब पूरी ताकत से उन पर टूटने वाला था। वो दौड़ता हुआ आया और उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि लग रहा था जैसे जमीन हिल जाएगी। माको ने अपनी तलवार पकड़ते हुए खुद को बचाने की पोजीशन ली, लेकिन तभी ग्रोम एक पल में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया और माको को एक जोरदार लात मारी। माको दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। ग्रोम पास आया, माको को उठने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन माको ने शैडो बाइंड का इस्तेमाल किया। काली जंजीरें ग्रोम के हाथ पैरों को जकड़ने लगीं। माको ने अपनी दूसरी बाजू से एक बंदूक बनाई और सीधे गोलियां दागीं। ग्रोम ने सभी जंजीरें तोड़ दीं और जो गोलियां आ रही थीं, उसने उन्हें हवा में ही पकड़ लिया। उसने अपने हाथ खोले और सारी गोलियां जमीन पर गिरा दी। वो बोला, अब और क्या है तुम्हारे पास दिखाने को? माको गुस्से से कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे ग्रोम उसे खेल समझ रहा हो। उसी वक्त काया होश में आने लगी। वो आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखती है। माको और रेनो मिलकर ग्रोम से लड़ रहे हैं। वो देखती है कि माको पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है, जबकि ग्रोम उस पर वार करता जा रहा है। फिर अचानक ग्रोम ने माको को एक और तेज लात मारी। वो मारा तो गया, लेकिन फिर भी माको उठ खड़ा हुआ। वो हांफते हुए बोला, मुझे पता है मैं तुमसे कमजोर हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। काया के चेहरे पर आंसू आ गए। उसे वो पुराना दिन याद आ गया। काया को वो हफ्ता याद आया जब उसके भाई की मौत हुई थी। एक घर था और उस घर के एक कमरे में काया अंधेरे में अकेली बैठी थी। वह कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी मां को वहां आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मां बहुत परेशान है, तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। काया की आंखों में कोई जान नहीं थी। वो बस माको की तरफ देखती रही। धीरे से उसने कहा, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं सब कुछ हार चुकी हूं। मां को उसकी हालत देखकर दुखी हो गया। उसने नरमी से कहा, प्लीज हार मत मानो, अगर तुम हार मान गई तो सच में सब कुछ खो दोगी। काया की आंखों में उसकी बातों का असर नहीं दिखा, लेकिन मां को रुका नहीं। उसने अपना दर्द बांटा। जब मेरे माता पिता मारे गए थे, मैं भी पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जो बचे हैं उन्हें जिंदा रहकर अपना रास्ता बनाना होता है। काया ने पहली बार उसकी बात को ध्यान से सुना। माको की आंखों से आंसू गिर रहे थे जब उसने कहा,
हार मत मानो, जिंदगी की तरफ देखो, जियो। वो पल याद करके काया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसी दिन माको ने उसे फिर से जीने की हिम्मत दी थी। उसी की वजह से वो फिर से खड़ी हो पाई थी। इधर माको ने ग्रोम का वार अपनी तलवार से रोका। हालांकि वो फिर से जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। काया देख रही थी। माको गिर रहा है, फिर उठ रहा है, हार नहीं मान रहा। वो खुद से कहती है, ये वही माको है जो पहले था। उसका दिल आज भी वैसा ही है। वो उठने की कोशिश करती है। अपने मन में कहती है, चाहे उसने एक राक्षस से संधि की हो, लेकिन माको अब भी वही मजबूत इंसान है जिसे मैं जानती हूं। वो चिल्लाती है, माको, हार मत मानना। माको उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। काया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो जोर से बोलती है, अपनी पूरी ताकत लगा दो, जीत जाओ। माको मुस्कुराता है। ग्रोम गुस्से से चिल्लाता है, तू मुझसे लड़ते हुए ध्यान भटका रहा है। वो माको पर वार करता है, लेकिन माको उसका वार रोक देता है। ग्रोम हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि माको उसका वार झेल गया। माको अब भी बचाव कर रहा था और सोच रहा था, मैंने काया को दुखी किया, लेकिन फिर भी वो मुझ पर भरोसा करती है। उसे अब और ताकत मिल रही थी। वो कई बार वार करता है और अब उसकी चालें तेज हो गई थीं। उसकी तलवार ग्रो की आंख के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो वार पूरा करता है, वो चिल्लाता है, हम जिंदा रहेंगे और वापस लौटेंगे। खून जमीन पर गिरता है। ग्रोम पीछे हटता है। दोनों के बीच की लड़ाई कुछ पल के लिए रुक जाती है। पता चलता है माको की तलवार से ग्रोम के गाल पर कट लग चुका है। काया ये देखकर हैरान रह जाती है। ग्रोम अपने गाल से बहते खून को जीभ से चाटता है और एक अजीब सी मुस्कान देता है। वो समझ जाता है, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। उसने अपना हाथ उठाया और उसमें एक भयानक एनर्जी इकट्ठा करने लगा। माको तुरंत समझ गया, ये एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ग्रोम ने रेनो की तरफ देखा और आखिरी बार पूछा, क्या तुम अब भी हमारे साथ नहीं आओगी? अगर तुम मान जाओ तो शायद मैं इन इंसानों की जान बख्श दूं। रेनो चुप रही। माको ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। रेनो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, न मैं और न माको, हम कभी भी राक्षसों के आगे झुकेंगे नहीं। ग्रोम गुस्से से बोला, तो फिर तुम दोनों की मौत तय है। उसके हाथ से एक भयानक एनर्जी बीम निकली और सीधा माको और रेनो की तरफ बढ़ी। तीनों, माको, रेनो और काया, ने खुद को उस हमले के लिए तैयार कर लिया, लेकिन तभी एक पोर्टल अचानक उनके सामने खुल गया। वो एनर्जी उस पोर्टल में समा गई। सब हैरान रह गए। पोर्टल पूरी एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था और फिर सब शांत हो गया। पीछे से एक हाथ माको के कंधे पर आया। एक आवाज आई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जो लोग भविष्य को रोशनी से भर सकते हैं। ग्रो ने पूछा, तुम कौन हो? पीछे से जो शख्स सामने आया वो था यूगो, एस रैंक हंटर, अब भी अपने हाथ में सिके की बोतल पकड़े हुए। उसने ग्रोम की तरफ देखा और कहा, अब मेरे साथ लड़ने का वक्त है। उसका हीरोइक एंट्री पूरी टीम को चौंका देता है। उसकी प्रेजेंस से ही माहौल भारी हो गया। ग्रोम को लगने लगा, ये इंसान बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। युगो मुस्कुराया और बोला, हां, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। ग्रोम की बातों को अनदेखा करते हुए युगो बोला, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने घायल जूनियर्स का बदला लेना है। फिर उसने अपनी डिवाइन स्पिरिट को बुलाया, नोवा, एक स्पेशल क्लास डिवाइन स्पिरिट। दूसरी तरफ ग्रोम अब अपने पैरों पर जम गया, तैयार लड़ाई के लिए। वो पहली चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन युगो ने उसका पंच बीच में ही पकड़ लिया। युगो ने हंसते हुए कहा, प्लीज मेरे चेहरे पर वार मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर उसने जोर से ग्रोम को पीछे फेंक दिया। ग्रोम हवा में उड़ता है और तभी एक अजीब सा पोर्टल खुलता है जो उसे निगल लेता है और फिर उसी जगह वापस जमीन पर फेंक देता है। ग्रोम अभी समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ था, तभी युगो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। ग्रोम उड़कर दूर जा गिरता है। युगो ने कहा, यह थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा जब तुम्हारे दिमाग और सिचुएशन का आपस में मेल न खाए। पूरा डंजन हिल गया उस वार से और कुछ सेकंड्स के लिए सब एकदम शांत हो गया।
मां को हैरानी से सोचता है, एक मुक्का इतना असरदार कैसे हो सकता है? क्या डिवाइन पावर के बिना भी डीमंस को चोट पहुंचाई जा सकती है? फिर उसे समझ आता है, युगो ने अपने पूरे शरीर को डिवाइन एनर्जी से कोट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी ताकत असाधारण है। ग्रो, जो अब जमीन पर गिरा पड़ा है, गुस्से से दांत पीसता है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, उसमें एक काली एनर्जी की गेंद बनाता है और युगो की तरफ एक डरावना बीम छोड़ता है। युगो हिला भी नहीं। उसने वहीं खड़े खड़े एक स्पेल कास्ट किया। एक भयानक रोशनी की किरण सामने से निकली और सीधे ग्रोम की डार्क मैजिक को निगल गई। ग्रोम के होश उड़ गए। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मैजिक इतनी बुरी तरह से दबा दी गई। वो बीम को पूरी तरह डॉज नहीं कर पाया, लेकिन उससे बचने की कोशिश करता है। फिर भी उस स्पेल का एरिया इतना बड़ा था कि उसकी एक बांह पूरी तरह उड़ गई। ग्रोम चीख पड़ा। मां को दूर से ये सब देख रहा था, पूरी तरह मोहित, क्योंकि युगो ने अब तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। ग्रोम दर्द से कांपता हुआ उठने की कोशिश करता है। गुस्से में भरा, वो अब अपने अंदर की पूरी मैजिक और किलिंग इंटेंट बाहर छोड़ देता है। लेकिन तभी फेन नाम का एक दूसरा डीमन वहां प्रकट होता है और ग्रोम को पीछे खींच लेता है। एक पल में पूरा माहौल और भी भारी हो जाता है। मां को और बाकी सब तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ग्रोम गुस्से से पीछे देखता है और पूछता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? फेन उसे मूर्ख कहकर डांटता है और समझाता है, तू अभी इतनी एनर्जी से लड़ नहीं सकता, तू मर जाएगा। फिर वो युगो की तरफ देखता है और उसकी ताकत को सच्चा खतरा मानता है। वो कहता है, इस इंसान से लड़ाई दोनों के लिए बर्बादी होगी। युगो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, तुम भी मजबूत लगते हो। फेन सिर झुकाकर कहता है, अभी के लिए इसे बराबरी की लड़ाई मानो और पीछे हटो। ग्रोम अभी भी गुस्से में था। वो चाहता था कि लड़ाई का एक ही अंत हो, किसी एक की हार, लेकिन फेन की एक तीखी नजर ही काफी थी और ग्रोम चुपचाप मान गया। जाते जाते वो एक आखिरी बुरी नजर माको और रेनो पर डालता है और कहता है, मैं एक दिन तुम्हारे सिर जरूर काटूंगा। इसके साथ ही पोर्टल बंद हो गया और राक्षस चले गए। अंदर एकदम शांति छा गई। इस खतरनाक लड़ाई का अंत हो चुका था। माको तेजी से युगो की तरफ बढ़ा और गहराई से झुककर बोला, धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। युगो मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। वे तीनों धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक दूसरे से सब कुछ शेयर किया, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब युगो ने माको को पहली बार देखा था, तभी उसे शक हुआ था कि माको ने किसी डीमन के साथ संधि की है, और जब मेजिन उनकी हरकतें ट्रैक कर रहे थे, युगो को यकीन हो गया ये दोनों निशाने पर हैं। इसलिए वह छिपकर उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद युगो ने पूछा, तो क्या तुम दोनों अब आपस में सुलह कर पाए? काया ने धीरे से माको की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि माको वैसा ही है जैसा वह पहले था। भले ही उसने एक राक्षस से पैक्ट किया हो, लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक ठंडा और सख्त हो गया। वो रेनो की ओर मुड़ी और बोली, तुम पर अब भी मुझे विश्वास नहीं है, चाहे तुम माको की पार्टनर हो या नहीं। रेनो ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, जैसा चाहो वैसा सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माको बीच में पड़ने की कोशिश करता है, प्लीज झगड़ा मत करो, कम से कम थोड़ा तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। रेनो और काया दोनों ने उसकी तरफ देखा और एक साथ कहा, चुप रहो। माको एक सेकंड के लिए चुप हो गया। युगो ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की रेनो, ये सिर्फ कोई आम डीमन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, शायद एक की इस पूरी कहानी के लिए। उसने माको और रेनो को देखा और साफ साफ कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, दोनों को, इंसान और राक्षस दोनों को एक टीम के रूप में। माको के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई पूरी तरह समझ गया हो। उसी मोमेंट में माको को एक नया जोश मिला। उसने तेजी से युगो की ओर दौड़ते हुए कहा, मैं और मजबूत बनूंगा, बहुत ज्यादा मजबूत। सब उसके अचानक जोश को देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्कुरा दिए। युगो जोर से हंसा और बोला, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट और भी कमाल का होने वाला है, उसमें हमें बहुत सारे सीक्रेट खुलेंगे।
सो जिसने वीडियो को एंड तक देखा है शुक्रिया। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 56 कमेंट पूरा कर दो और 50 लाइक्स जब तक मेरा पुराने वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय गाइस। टॉप हंटर बाद में चेयरमैन को पूरी घटना की रिपोर्ट देता है और यह जोड़ता है कि डीमंस कुछ समय के लिए शांत रहेंगे। कामा उसका धन्यवाद करता है, इस बात से खुश कि उसने ये काम एक केपेबल हंटर के हाथों में छोड़ा। आगे बढ़ते हुए वो पूछता है कि क्या उसे फॉर्मर रैंक हंटर यूसे याद है। अब वो एक बदनाम क्रिमिनल है जिसने मिसकंडक्ट के कारण फायर्ड होने के बाद कई हंटर्स को मार डाला। कुछ समय तक वो उनकी कस्टडी में था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। चूंकि यूगो के पास एक और मैटर है देखने के लिए, इसलिए वो अभी इसमें शामिल नहीं हो सकता। माको और काया के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि उसके पास रिकमेंड करने के लिए 2 प्रॉमिसिंग जूनियर्स हैं। कॉल खत्म करते हुए कामू उस कमरे में किसी और को वेट करवाने के लिए माफी मांगता है। वो बैठता है ताकि सामने वाले की बात सुन सके। टेबल के दूसरी तरफ था यूसेई का फॉर्मर डिसाइपल, एक रैंक हंटर उजी, जिसने अपने पुराने मास्टर के खतरनाक एक्ट्स को रोकने की कसम खाई थी। एक समय पहले की बात है, उजी अपने मास्टर के साथ शहर की ओर देख रहा था। उसने कहा कि उसका गोल है कि वो जल्दी ही एक परफेक्ट हंटर बने। यूसे ने शिकायत की कि वो बहुत स्टिफ है और उसे ऐसा डिसाइपल नहीं चाहिए जो बोरिंग हो। उसने कहा कि जब उसने हंटर बनने का डिसीजन लिया है तो उसे सबसे पहले इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहिए। जब उजी ने कहा कि उसकी प्रायोरिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे, तो मास्टर ने कहा कि वो सब भूल जा। उसने कहा कि कोई भी हीरो बन सकता है बस डीमंस को मारकर, लेकिन रूल्स सब कुछ मुश्किल बना देते हैं। फिर भी उसने कहा कि उसे अपने आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए और कभी भी एसोसिएशन का डॉग नहीं बनना चाहिए। उजी ने उसकी बात मान ली और हंसते हुए कहा कि वो अपने मेंटर जैसा नहीं बनेगा। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और यूजुअल की तरह धूप जॉगर्स पर पड़ रही थी। का के साथ दौड़ते हुए माको ने बताया कि उसने और रीनो ने डंजन क्लियर करने के बाद फ्लावर्स खरीदे। इस वजह से उसका रूम अब पहले से ज्यादा ब्राइट हो रहा था। का ने इंटरेस्ट दिखाया और मजाक में पूछा कि उस डीमन को क्या पसंद है। फ्लावर्स के अलावा उसने कहा कि वो खुद ही उससे पूछे। माको ने अपना हाथ ऊपर उठाया और ये सिग्नल दिया अपनी पार्टनर से जवाब देने को। एक शॉर्ट और रूड जवाब मिला और उसे कहा गया कि वो थोड़ी फ्रेंडली बने क्योंकि अब सब एक ही टीम में हैं। उस डीमन ने एटीट्यूड में जवाब दिया कि फ्रेंडली बनने वाली तो वो है ही नहीं, क्योंकि सामने वाली उस पर ट्रस्ट ही नहीं करती। माको ने बीच बचाव की कोशिश की और कहा कि बस थोड़ा तो आपस में ठीक से रह लो, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया गया। उसी वक्त उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन सुना। एक हंटर क्रिमिनल जेल से भाग गया है। लोग डर से सोचने लगे कि अब घर चले जाना चाहिए। के से पूछा गया कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। उसने बताया कि यूसै को हाईली स्किल्ड माना जाता था और उसने इतना बड़ा क्राइम क्यों किया कोई नहीं जानता। तभी उनके फोन्स में एक नोटिफिकेशन आया। जब उन्होंने चेक किया तो पाया कि दोनों को एसोसिएशन की तरफ से एक ईमेल आया है। इसमें लिखा था कि यूगो की रिकमेंडेशन पर दोनों हंटर्स को तुरंत बुलाया गया है। उन्होंने लोकेशन की तरफ निकलने का फैसला किया। एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में उन्हें एबनॉर्मल मेजर्स डिपार्टमेंट से हयाशी मिला। एस रैंक हंटर की हाई प्रेज की वजह से उन्हें उस क्रिमिनल की तलाश का मिशन सौंपा गया। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एसोसिएशन को भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि टारगेट उसी गेट के पास छिपा हो जहां से वो भागा था। हंटर होने के नाते उन्हें उस सी रैंक गेट की इन्वेस्टिगेशन करनी है। माको की कॉन्फिडेंस थोड़ी गिर गई क्योंकि ओपोनेंट एक फॉर्मर ए रैंक हंटर है। तभी हयाशी बताता है कि एक और व्यक्ति उनकी टीम में शामिल होगा। एसोसिएशन ने एक बराबर रैंक वाले हंटर से मदद मांगी है जो जल्द ही वहां पहुंचेगा। उसी वक्त उजी रूम में एंटर करता है और का उसे देखकर जोर से रिएक्ट करती है। हंटर उसे बिना भाव के देखता है और कहता है, काफी समय हो गया मिलने का। रूम से निकलते वक्त हयाशी उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखने को कहता है ताकि वो डिटेल्स समझ सकें। कैचअप करते हुए दोनों पुराने साथियों ने बात की कि कैसे उन्होंने पहले एक गेट साथ में क्लियर किया था। उजी अपनी जनरेशन का इकलौता जीनियस था जो ए रैंक तक पहुंचा। माको उसे देखकर खुश होता है और हाथ बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हालांकि उजी उसका इंट्रोडक्शन स्वीकार करता है,
लेकिन हैंडशेक को इग्नोर कर देता है और दोस्ती का इरादा साफ इनकार कर देता है। सीधे पॉइंट पर आते हुए वो कहता है कि उसका किसी टीम में काम करने का कोई इरादा नहीं है। का डिसबिलीफ में पूछती है कि क्यों, क्योंकि वो मिलकर काम करना चाहती थी। ऊजी साफ बोलता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है और वो बस रुकावट बनेंगे। उसने फैसला किया है कि ये उसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने पुराने मास्टर की तलाश अकेले करेगा। वो मुड़कर जाने लगता है का के रिपीटेड रुको कहने के बावजूद। अब माको बोलता है वो इस आइडिया से सहमत नहीं है और कहता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऊजी कहता है कि वो सिर्फ न्यूसेंस बनेंगे, लेकिन माको लॉजिक से समझाता है कि अगर वे डीमंस को हटाते हैं तो उसकी तलाश आसान हो जाएगी। दोनों हंटर्स अपने यूजफुलनेस और कैपेबिलिटी का वादा करते हैं। ऊजी थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर मान जाता है और कहता है कि जो करना है करो, और फिर इस बार पीछे मुड़े बिना चला जाता है। क्योंकि कोई क्लियर प्लान नहीं बना, माको और का तय करते हैं कि वो ऊजी का पीछा करेंगे। एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में चेन्स और बैरिकेड जमीन पर बिखरे पड़े थे। एक छोटा ग्रुप फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया, ये सोचकर कि इस जगह को अपना नया टेरिटरी बना लेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो हर फ्लोर को मैनेज करेंगे और क्लासरूम्स को एक्सप्लोर करने लगे। अचानक उन्होंने बीच में एक बड़ी स्ट्रक्चर देखी जो हवा में पूरी तरह से जमी हुई थी। वो एक डंजन गेट था जो मोटी बर्फ की परत में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने फोन्स निकाले और एसोसिएशन को कॉल करने लगे ताकि हंटर्स को बुलाया जा सके। फिर अचानक वहां खामोशी छा गई। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके दो साथी बर्फ में पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। वो शॉक में जमीन पर गिर पड़ा और उसका फ्लैशलाइट एक डार्क फिगर पर पड़ता है। कुछ करने से पहले ही वो तीसरा आदमी भी पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज हो गया और फिर टुकड़ों में टूट गया। यूसी ने सबको जल्दी से खत्म कर दिया और कहा कि उसे अब और अच्छे से छिपना पड़ेगा। अननेसेसरी लाशों को घूरते हुए और उस फ्रोजन गेट को देखते हुए उसने कहा कि वो गलत नहीं है। उसके लिए पहला गोल है एसोसिएशन से बदला लेना। घने जंगल के अंदर एक गेट एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहा था। गेट में प्रवेश करने से पहले ऊजी एक आखिरी बार उन्हें याद दिलाता है कि वो चीजें अपने ही तरीके से करेगा। माको उसे रोकता है और कहता है कि मिशन शुरू करने से पहले वो एक बात बताना चाहता है। अगर उन्हें साथ काम करना है तो उसे रीमो की सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए। हंटर रिवील करता है कि यूगो ने पहले ही उसे उस पैक्ट के बारे में बता दिया है। ये सुनकर दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊजी कहता है कि उसके लिए कोई पैक्ट इनहेरेंटली गलत नहीं होता। असली मुद्दा है कि कोई इंसान कैसे बिहेव करता है। ये सुनकर माको स्टन्ड हो जाता है और का भी कंफर्म करती है कि वो ऊजी को उतना खराब नहीं समझती जितना पहले लगा था। टॉप हंटर गेट में प्रवेश करता है और माको थोड़ी राहत में मुस्कुराता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह सोचते हैं। गेट के अंदर एनवायरनमेंट ठंडा और दबाव से भरा हुआ था। सी रैंक डंजन के अंदर मकोटो और काया ने बॉस रूम में कदम रखा। वहां उनके सामने आया एक सफेद रंग का विशालकाय मकड़ी जैसा मॉन्स्टर, बहुत ही खतरनाक और तेज। मकोटो समझ गया कि इस क्रीचर को हराना आसान नहीं होगा। तभी मकड़ी ने अपनी नुकीली टांग से अचानक हमला किया। उससे पहले कि वो दोनों कोई और कदम उठा पाते, ऊजी ने अपनी डिवाइन पावर अनलीश की। एक पल में पूरी मकड़ी बर्फ में जम गई। मकोटो और काया दोनों चौंक गए। ऊजी ने हाथ घुमाया और जम चुकी मकड़ी टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। ऊजी ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, अब और कितना टाइम बर्बाद करोगे इन कमजोरों पर? मकोटो और काया अभी भी उस पल को समझ ही रहे थे कि उन्होंने देखा ऊजी डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसके साथ उसकी डिवाइन स्पिरिट युकी भी मौजूद थी। मकोटो ने ऊजी का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स, बचा लिया तुमने। ऊजी ने जवाब दिया, सर्च कंप्लीट हो चुका है, कोई क्लू नहीं मिला, अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। मकोटो ने बर्फ के टुकड़ों में बदल चुकी मकड़ी की लाश की तरफ देखा। अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऊजी ने इतनी आसानी से उस बॉस को हरा दिया। वो अब तक ए रैंक हंटर की असली ताकत को सिर्फ कहानियों में जानता था, लेकिन आज उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। ऊजी जैसे ही मुड़ने लगा, काया चिल्लाई, तुम हमेशा इतने सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो? मकोटो ने ऊजी का पीछा नहीं किया
और काया उसकी ओर देखने लगी। तभी रीनो की आवाज आई। तुम्हारे अंदर कुछ नया जगा है, उसने कहा। मकोटो चौंका। क्या मतलब? रीनो ने बताया कि उसके अंदर एक नई एबिलिटी अवेकन हुई है, रेजिडुअल शैडो सेंस। एक ऐसी स्किल जो शैडोज की निशानियों के जरिए टारगेट की लोकेशन ट्रेस कर सकती है। ऊजी भी ये सुनकर चौंक गया। रीनो ने समझाया, अगर शैडोज पिछले 24 घंटे के अंदर बनी हो तो ये स्किल टारगेट के मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। मकोटो का जोश एकदम बढ़ गया। ये स्किल तो परफेक्ट है हमारी मिशन के लिए। वो खुशी से दौड़ते हुए ऊजी की तरफ गया और बोला, हमें यूसेई को ढूंढने में ये स्किल मदद कर सकती है। मकोटो ने पूछा, कोई ऐसी जगह याद है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट रही हो? ऊजी थोड़ी देर चुप रहा, फिर चुपचाप एक दिशा में चल पड़ा और बोला, गेट के पास एक हिल है जहां हम अक्सर बात करते थे। माकोटो ने काया की तरफ देखा और पूछा, क्या लग रहा है? क्या वो हमें फॉलो करने के लिए कह रहा है? काया ने झल्लाते हुए कहा, शायद। रीनो धीरे से बुदबुदाई, हमेशा इतना रूड क्यों रहता है? थोड़ी देर बाद वो तीनों उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। ऊजी वहां खड़ा होकर नीचे शहर की ओर देखने लगता है, यादों में खोया हुआ। मकोटो ने उसके एक्सप्रेशन देखकर समझा कि ये जगह कभी उसके और यूसेई के बीच स्ट्रांग बॉन्ड का सिंबल थी। ऊजी ने खामोशी तोड़ी। स्टार्ट द एबिलिटी। मकोटो ने अपनी आंखें बंद की और रेजिडुअल शैडो सेंस एक्टिवेट किया। डार्क एनर्जी उसकी आंखों के चारों ओर फैल गई। काली लहरें जमीन पर फैल गईं और धीरे धीरे शैडोज के निशान उभरने लगे, एकदम हिल के किनारे तक। मकोटो ने देखा, किसी ने यहां हाल ही में कदम रखे हैं। बस एक ही व्यक्ति था, उसने कहा, शायद यूसेई। उसने शैडो की खासियत को देखने के लिए रीनो की मदद ली और ऊजी ने कंफर्म किया, हां, ये यूसेई ही था। उसकी आंखों में फिर से एक पुरानी याद चमक उठी जब उसने यूसेई से पूछा था, तुम्हें यह जगह इतनी पसंद क्यों है? यूसेई का जवाब था, क्योंकि यहां से शहर को देखकर लगता है जैसे मैं हर बंधन से आजाद हूं। शहर को ऊपर से देखते हुए ऊजी को थोड़ी राहत मिलती है। वो अक्सर इसी तरह खुद को शक और उलझनों से दूर रखने की कोशिश करता था। उसी दिन उसने अपने शिष्य को कहा था कि तुम एक ऐसा जीवन जियो जिसमें कोई बंधन न हो। इस याद को याद करते हुए उसे कई बातें याद आती हैं जो उसने सीखी थीं, और वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। मां को उसकी हालत देखकर चिंता करता है, लेकिन ऊजी कहता है कि सब ठीक है, अब हमें काम पर लगना होगा। अब जब उन्हें टारगेट की लोकेशन का पता चल गया है तो तीनों सीधे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ गेट मैनेजमेंट सिस्टम विभाग में मिस हिन अपनी स्क्रीन पर कुछ देख रही होती है। वो अचानक कहती है, कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उसे एक जरूरी बात याद आती है और वो तुरंत सभी को हाई अलर्ट पर डाल देती है। वो आदेश देती है कि अंदरूनी लाइट तुरंत चालू की जाए। वो वहां मौजूद सभी लोगों को बुलाती है और कहती है, गेट ब्रेक की संभावना है। सभी हंटर्स को गेट ढूंढने का आदेश दिया जाता है। उधर माको, काया और ऊजी तीनों जंगल में तेजी से भाग रहे होते हैं, अपने टारगेट का पीछा करते हुए। तभी तीनों के फोन एक साथ बजते हैं। ये एसोसिएशन की तरफ से आया इमरजेंसी अलर्ट था। गेट की सही लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन तुरंत सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। माको को याद आता है कि आमतौर पर गेट ब्रेकिंग स्टेज तक पहुंचने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन अगर ये अब भी कभी भी हो सकता है तो उन्हें जल्दबाजी करनी होगी, भले ही इससे यूजा का ट्रेल खो जाए। ऊजी को अपने मास्टर की आदत याद आती है। वो पहाड़ी पर आकर अक्सर खुद को शांत किया करता था। अब उसे एक आइडिया आता है, शायद टारगेट यानी रिबेल हंटर का असली लक्ष्य क्या है, ये अब थोड़ा साफ हो रहा है। वो अचानक माको का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा, गेट ब्रेक उसी के कारण हो रहा है। माको स्थिति को समझ जाता है और लीड लेना शुरू करता है। तीनों तेजी से जंगल पार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे लोग शैडो ट्रेसेस को फॉलो करते हुए एक छोड़े हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। शैडो की दिशा सीधे स्कूल के अंदर जाती है। इससे पता चलता है कि टारगेट का डेस्टिनेशन और गेट की लोकेशन यही है। तभी अचानक स्कूल की छत से एक विशाल अंधकार की बिजली निकलती है जो आसमान की ओर जाती है। आसमान तुरंत काला हो जाता है और यह दृश्य ऐसा होता है कि काया और माको
दोनों को उनके अतीत की वो रात याद आ जाती है जिस दिन उनके परिवार मारे गए थे। इसलिए दोनों उसी पल पूरी ताकत से एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि डेमन्स को रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। खिड़कियां टूट जाती हैं और असंख्य दुश्मन बाहर निकलने लगते हैं। हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जितनों को मार सकते हैं मारते हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके। वे मॉन्स्टर्स को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका इरादा है कि जब तक रिइंफोर्समेंट न आ जाए वो दुश्मनों को रोके रखें। इसी दौरान ऊजी बर्फ का रास्ता बनाता है जो सीधे स्कूल के अंदर जाता है। वो अकेले ही अंदर कूद जाता है, बाकी सबको बाहर की लड़ाई संभालने के लिए छोड़ देता है। ऊजी फिर से अकेले काम कर रहा होता है, इसलिए काया और माको को अपने दम पर संघर्ष करना पड़ता है। लड़ाई से दोनों काफी थक चुके होते हैं। जल्द ही वे अपनी सीमा तक पहुंचने लगते हैं। उसी समय जादू की लहरें चारों तरफ फूटती हैं जो कुछ ही सेकंड में दुश्मनों की पूरी लाइन साफ कर देती हैं। उन्होंने काफी देर तक टिके रहने का अच्छा काम किया था और आखिरकार रिइंफोर्समेंट पहुंच चुकी होती है जो अब इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। मको देखता है कि चारों तरफ से हंटर्स आ रहे हैं। वो उनकी संख्या देखकर थोड़ा चौंक जाता है और अब सोचता है कि उसे भी अपना पूरा योगदान देना होगा। लेकिन तभी कुछ लोग नोटिस करते हैं कि माको से कोई मना एनर्जी नहीं निकल रही। अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई जान सकते हैं। सौभाग्य से काया एक तूफान उठाती है, कई बीस्ट्स को खत्म कर देती है और माको से कहती है कि वो सब कुछ उसे सौंप दे और ऊजी को सपोर्ट करने के लिए अंदर जाए। माको उसका धन्यवाद करता है और तुरंत स्कूल के अंदर भागता है। उसका इरादा साफ होता है, अंदर के डेमन्स को खत्म करना। गेट की तलाश में वो और अंदर बढ़ता है, तभी उसे अचानक हवा में ठंडक महसूस होती है। एक क्लासरूम में उसे कोई लड़ता हुआ दिखता है। हर तरफ बर्फ की नुकीली कीलें, आइस स्पाइक्स फैली होती हैं और एक शक्तिशाली मॉन्स्टर पूरी तरह से जम चुका होता है। ऊजी उसे कई टुकड़ों में तोड़ देता है, गेट बॉस को बिना ज्यादा मुश्किल के हरा देता है। ऊजी वापस माको के पास आता है और बताता है कि यूसेई पहले ही बिल्डिंग छोड़ चुका है। भले ही वो गेट ब्रेक रोक भी लें, यह सब बेकार होगा अगर यूसेई इसे दोबारा कर दे। यंग हंटर यानी माको कहता है कि यह बेकार नहीं है। ये सुनकर ऊजी गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है माको ऐसे बोल रहा है जैसे वो सब जानता हो, लेकिन फिर वो देखता है कि माको की आंखों पर काली औरा छाई हुई है और उसे याद आता है कि वो यहां तक उसकी एबिलिटी की वजह से ही पहुंचे हैं। इस बात को सोचते हुए ऊजी मानता है कि अभी हार मानना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसने बॉस को बहुत जल्दी हरा दिया तो अभी भी उनके पास यूसेई को पकड़ने का मौका है। माको ऊजी का हाथ खींचता है और कहता है, जल्दी करो, इससे पहले कि वो बहुत दूर निकल जाए। उस पल में ऊजी सिर्फ उसकी पीठ और वो हाथ देख पाता है जो उसे तेजी से आगे खींच रहा था। वो होश में आता है, अपनी मानसिक स्थिति फिर से संभालता है और उस साथी को धन्यवाद कहता है जिसने उसे फिर से खींचकर वापस लाया। अभी शुक्रिया कहना जल्दी होगा, इसलिए वो तय करते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद ही औपचारिक बातें करेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं, शैडो ट्रेसेस को फॉलो करते हुए, उसी इरादे के साथ इस सब का अंत करना है। कुछ देर बाद वे लोग एसोसिएशन सिस्टम हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। यही वह जगह थी जहां शैडो ट्रेस जा रहा था। अगर गेट मैनेजमेंट सिस्टम नष्ट हो जाता है तो दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। जगह पहले ही खंडहर में बदल चुकी थी। हर तरफ बर्फ के टुकड़े, मलबा और टूटी चीजें पड़ी थीं और हालात और भी बदतर थे। कर्मचारी पूरी तरह से बर्फ में जमे हुए ब्लॉक्स में फंसे पड़े थे। वे बहुत देर से पहुंचे थे। सिक्योरिटी, हंटर्स, स्टाफ और बाकी सभी को पहले ही हरा दिया गया था। ऊजी आगे की तरफ दौड़ पड़ता है और मां को वहीं रुक जाता है। वो तबाही के निशानों को फॉलो करता हुआ बिल्डिंग के अंदर और गहराई में पहुंच जाता है और वहीं बीच में यूसेई खड़ा होता है, मुख्य जनरेटर से कुछ मीटर की दूरी पर। उसने वहां एक शक्तिशाली विस्फोटक बम लगाया होता है जो बीप कर रहा होता है और एसोसिएशन को उड़ाने के लिए तैयार होता है। तभी बर्फ के टुकड़े उसकी ओर उड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है। ऊजी बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है अपने पूर्व मास्टर को रोकने के लिए। दोनों की मुलाकात अच्छी नहीं होती। मास्टर कहता है कि उसका प्लान तो बहुत अच्छे से चल रहा था, ऊजी को उसे खराब नहीं करना चाहिए। ऊजी कहता है,
अब उसके मास्टर के अपराध यहीं खत्म होंगे। यूसेई उसकी बात पर सिर्फ उंगली हिलाता है और बर्फ की एक बहुत मोटी दीवार बना देता है जो एंट्रेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। वो इतनी मोटी होती है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि ये उनकी लंबे समय बाद की मुलाकात है, यूसेई नहीं चाहता कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। वे माको को दीवार के बाहर से मारते हुए सुनते हैं, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसी समय मास्टर पूछता है, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? उजी की आंखों में दृढ़ नजरिया होता है। वो कहता है कि अब वो कोई नरमी नहीं बरत सकता। इतना कुछ होने के बाद भी यूसेई अब भी नहीं बदला है। यूसेई अपने हाई रैंक डिवाइन स्पिरिट फ्लो को बुलाता है और उजी से कहता है कि अब पूरी ताकत से लड़ो। लेकिन उजी को बताने की जरूरत नहीं। उसका खुद का डिवाइन स्पिरिट युकी पहले ही सामने आ चुका होता है। अब जीत का एक ही रास्ता है, यूसी को हराना और डिवाइस को नष्ट करना। समय निकालने से सिर्फ मौत आएगी। उजी कई बर्फ की कीलें, आइस स्पाइक्स बनाकर हमला करता है। उसकी ताकत पहले से कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी यूसी उस हमले को आसानी से दबा देता है। उजी समझ जाता है कि सीधा हमला बेवकूफी है। अब वो रणनीति बदलता है। वो 2 आइस ब्लेड्स समन करता है। यूसेई मुस्कुराता है। ये मैंने तुम्हें सिखाया था, मत भूलो। किससे सीखा है? वो एक ही ब्लेड बनाता है, कम स्टाइलिश लेकिन काफी भारी और ठोस। उजी अपनी एक ब्लेड को डैगर की तरह फेंकता है। यूसेई आसानी से रोक लेता है। लेकिन यह तो सिर्फ धोखा था। दूसरी ब्लेड विपरीत दिशा से आती है। यूसेई मुश्किल से बचता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, तीसरी ब्लेड उजी के हाथ में बन जाती है। अब साफ दिखता है कि उजी की आइस रीजनरेशन सामान्य स्तर से कहीं ऊपर जा चुकी है। लड़ाई और तेज हो जाती है। उजी बार बार हमला करता है, हर बार नई ब्लेड बनाकर यूसेई को चौंका देता है। यूसेई कहता है, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी नहीं। अब वो अपनी ताकत खोल देता है। चलो अब कुछ नया दिखाता हूं। इधर बाहर माको दीवार पर लगातार हथौड़ा मारता है। यूसेई की बनाई बर्फ बहुत मजबूत होती है, टूटती नहीं। तभी दीवार की सतह पर कुछ बनता है, यूसेई का एक परफेक्ट आइस क्लोन। यह पूरी तरह से स्वतंत्र ऑटोनोमस होता है, यानी असली जैसा ही खतरनाक। उजी इसे देखकर सोचता है कि यह तो सिर्फ पपेट है, लेकिन जैसे ही वो हमला करता है, क्लोन उसका वार रोक देता है और कहता है, बहुत धीरे हो तुम। एक ही वार में उजी दूर जा गिरता है। अब ये 2v1 लड़ाई बन जाती है और उजी जल्दी ही हारने लगता है। दीवार के दूसरी तरफ माको सुनता है। अंदर बम का टाइमर चल रहा होता है। उसे पता है कि उजी अकेले नहीं जीत पाएगा। यूसेई अब पूरे मजे में है। वो हंसते हुए कहता है, इतनी ताकत, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। उजी जवाब देता है, तुमने मासूमों को मारा। यूसेई कहता है, वो सब सिर्फ एसोसिएशन के कुत्ते थे। उजी अब जान जाता है, उसका मास्टर अब पूरी तरह खो चुका है। वो कहता है, अब चाहे जो हो मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी यूसेई जमीन को फ्रीज करता है। उजी का शरीर जाम हो जाता है। यूसेई तलवार उठाता है, अलविदा शिष्य। तभी दीवार फट जाती है। माको अंदर घुसता है चिल्लाता हुआ, बस बहुत हुआ। वो उजी को बर्फ से आजाद करता है और कहता है, मैं इस दीवार को शुरू से मार रहा था, अब मुझे पता है इसे कैसे तोड़ना है। उजी मुस्कुराता है। यूसेई गुस्से से कहता है, एक और बेकार हंटर आ गया। लेकिन अब 2v1 है। यूसेई फिर से हमला करता है, लेकिन उजी बीच में आकर वार रोकता है और कहता है, मैं ही तुम्हें हराऊंगा। यूसेई कहता है, क्लोन, माको को खत्म कर दो। माको और क्लोन टकराते हैं। क्लोन के हमले तेज और भारी होते हैं, लेकिन माको को याद आता है ग्रोम, वो डेमन जिससे उसकी जान गई थी। याद आते ही उसका मन शांत हो जाता है। ग्रोम के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब वो स्थिर खड़ा रहता है। उजी उसे देखकर चिंतित होता है। यूसेई कहता है, तुम अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो? वो मरेगा। तभी क्लोन 2 हिस्सों में कट जाता है। माको खड़ा होता है, शैडो ब्लेड चमकती हुई। वो कहता है, ग्रोम से तुलना मत करो। यूसेई समझ जाता है, तुमने किसी डेमन से पैक्ट किया है। माको ना तो इनकार करता है, ना हाँ कहता है, बस कहता है, मैं दुनिया को बचाने के लिए जिंदा हूं, उसे खत्म करने के लिए नहीं। यूसेई कहता है, तो मेरे साथ आओ, इस दुनिया को बदलो। माको रुकता है, फिर सिर हिलाता है, नहीं,
तुम अब उन्हीं जैसे बन चुके हो जिनसे तुम नफरत करते थे। ऊजी कहता है, अब मास्टर का नाम खत्म। दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। यूसे गुर्राता है, ठीक है, अब दोनों साथ मरोगे। वो पूरी ताकत से हमला करता है, ब्लिजर्ड ऑफ ब्लेड्स। ऊजी और माको डटकर लड़ते हैं। माको बमुश्किल ही यूसेई की हरकतों का पीछा कर पाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट उसके क्लोन से पूरी तरह अलग होती है। कुछ उपयोगी करने की सोचते हुए वो अपनी शैडो सर्च एबिलिटी का उपयोग करता है। काली ऑनरा उसकी आंखों पर फैल जाती है और अब उसे दुश्मन की सिलुएट दिखाई देने लगती है। इन आफ्टर इमेजेस के जरिए वो दुश्मन की भविष्य की चालों की दिशा को देख सकता है। हालांकि अगर वो इसे अपने साथियों के साथ साझा कर पाता तो यह और भी बेहतर होता। रीनो जवाब देती है, अगर तुम अपनी मना अपने साथी की आंखों पर लगाओ तो ये मुमकिन है। मां को वैसा ही करता है और वही काली एनर्जी अब ऊजी के चेहरे पर भी दिखती है। ऊजी जब दुश्मन की ओर देखता है तो उसे यूसेई की आफ्टर इमेजेस दिखती हैं और वह समझ जाता है कि माको को यही दिख रहा होगा। अब वो उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है और अगली अटैक को बिल्कुल सही तरीके से डॉज करता है, यहां तक कि काउंटर भी करता है। लेकिन ये सब अब भी यूसेई की स्किल्स से पार पाने के लिए काफी नहीं है। जैसे ही ऊजी हारने वाला होता है, माको एकदम अचानक सामने आता है और यूसेई की तलवारों में से एक को डिफ्लेक्ट कर देता है। यूसेई अब समझ जाता है कि वे उसकी मूवमेंट को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। वो एक वार को चकमा देता है और पीछे हट जाता है, उस नई ताकत को कोसते हुए। वो अपनी तलवारें गिरा देता है और कहता है, ज्यादा घमंड मत करो। माको उसका फॉर्म पहचान जाता है। वो ब्रूट फोर्स से लड़ाई खत्म करना चाहता है। अब यूसेई अपनी अंतिम चाल कास्ट करता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म कर देगा। ऊजी उसे रोकने के लिए वही स्टांस लेता है। अब दोनों हंटर्स अपने आइस ड्रैगन्स को समन करते हैं। हर एक में उनकी गुस्सा और जादू की महारत झलकती है। दोनों की अंतिम चालें टकराती हैं और मास्टर का ड्रैगन शिष्य के ड्रैगन को निगल जाता है। ड्रैगन्स गिरते हैं, चारों ओर कोहरा और बर्फ की सुइयां जम जाती हैं और लड़ाई का विजेता सामने आता है। यूसेई विजयी मुद्रा में खड़ा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे दो लोग खड़े हैं जो जानते हैं कि अब वो हिलने वाला नहीं। वे खुद को प्रकट करते हैं। उनकी तलवारें उसकी गर्दन से कुछ इंच दूर होती हैं। यूसेई पीछे मुड़ता है, हैरानी से कहता है कि यह नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही वो उनका सामना करता है, दोनों हंटर्स एक साथ अंतिम वार करते हैं। उनका अटैक उसके सीने से गुजर जाता है, साथ ही डिटोनेटर को भी दो हिस्सों में काट देता है। अब पूर्व ए रैंक हंटर यूसेई गिर जाता है और उसे उसका पुराना शिष्य ऊजी पकड़ लेता है। ऊजी को उसके सोचने का तरीका और बेखौफ नेचर हमेशा पसंद था। वो ऐसा बनना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने गलत रास्ता चुना। अब यही उसका अंत है। माको उन्हें देखता है और सोचता है, कोई इंसान गलती से अछूता नहीं होता, यहां तक कि सबसे ताकतवर भी गिर सकते हैं। फिर भी रीनो के साथ उसे उसी रास्ते पर रहना है जिसे वे सही मानते हैं। अब सब शांत हो जाता है। स्कूल में गेट ब्रेक भी रुक जाता है। एसोसिएशन के लोग जल्द ही वहां पहुंचने वाले होते हैं ताकि यूसेई को हिरासत में ले सकें। गद्दार को बांध दिया जाता है और उसके जख्मों को बर्फ में सुरक्षित रखा जाता है। ऊजी मानता है कि अगर माको साथ नहीं होता तो शायद वो हार जाता। अब वो युवा हंटर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो उसका कर्जदार है। अंत में वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और आपसी सम्मान को साझा करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, एसोसिएशन बाद में यूसेई को लेने आती है और दोनों हंटर्स को धन्यवाद देती है कि उन्होंने मिशन पूरा करने। लेकिन जब वे जाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक कोई माको को रोक लेता है। माको पीछे मुड़कर देखता है, हैरान और भ्रमित। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। एक आदमी कार से बाहर आता है और कहता है कि माको के ऊपर डेमन से जुड़ाव के आरोप हैं। रेंजी, जो एंटी नॉर्मैलिटी डिपार्टमेंट का प्रमुख है, कहता है कि माको को भी हिरासत में लिया जाना होगा। एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में माको को हिरासत में लाया जाता है। उसके हाथ बंधे होते हैं। और इस पार्ट में इतना ही माफी चाहता हूं कि वीडियो इतनी लेट आई। ऊपर सा इतनी छोटी बिट मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, सो इस बार मुझे माफ कर दो। बाकी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो और है।
हमारा चैनल भी मोनिटाइज के लिए चला गया है। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट, लव यू गेस, बाय बाय एस।